क्या ये इतना ऑब्वियस है? चारों ने एक साथ सिर हिलाया तो ये देखकर कि उन्होंने मेरी बात पकड़ ली है, मुझे कन्फेस करना ही पड़ा। मॉम, भाई, दीदी, मुझे आप सबसे कुछ डिस्कस करना है। मेरी गंभीर अदा देख के जियांग फैमिली के चारों मेंबर भी खुद ही सीरियस हो गए। मैं जॉब लेना चाहता हूँ, ठीक रहेगा क्या? जैसे ही ये बोला, डाइनिंग रूम इतना साइलेंट हो गया कि पिन ड्रॉप की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लंबे पलों के बाद मेरे पापा अचानक राहत की सांस ले बैठे कि मैं सोच रहा था कि आप कुछ सीरियस कहेंगे। तो बस वर्क करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। जियांग चेन, कल कर सकते हो? नहीं पापा, मैं हमारे फैमिली की कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहता। पापा, जियांग हैरान हो गया। तो आपका मतलब क्या है? तो मैं खुद से शुरू करना चाहता हूँ, एंट्री लेवल पोजीशन से। जैसे ही मैंने ये कहा, जियांग फैमिली के चारों मेंबर एक दूसरे को देखे। पल के लिए सब चुप रहे। पिता जियांग थोड़ा सोचे, फिर धीरे धीरे बोले, छोटे चेन, तुम मेरी कंपनी या तुम्हारे भाई की कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहते तो क्या ख्याल है, हम कोई और कंपनी ढूंढ लेंगे और तुम सीधे वहाँ वर्क कर सकते हो। कैसा लग रहा है? मैं जानता था पापा जियांग की मंशा अच्छी है, फिर भी मैंने टैक्टफुली रिजेक्ट कर दिया कि मैं जानता था कि वे नहीं चाहते कि मैं स्ट्रगल करूं नीचे से ऊपर तक वर्क करते हुए। पर मैं अपनी खुद की कैपेबिलिटीज भी जानता था। मैं इम्प्रूव करना चाहता हूं, खुद का बेहतर वर्जन बनने के लिए। मैंने उसे ग्रो अप होते देखा, वो बहुत प्रोफेशनल और फेयर है। तो तुम खुद को ट्रेन करने की चाह रखते हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसकी कंपनी में जाना एकदम फिट है। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, देखकर मेरी बहन भी आ गई और मुझे मनाने लगी। तो मैं पूरी तरह से कंफर्म हो गया और हाँ कह दिया। न्यू ईयर के बाद मैं बाय लुओ यान की कंपनी में अपनी पोजीशन शुरू करूंगा। रात देर से बाय लुओ यान ने मेरे स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया तो मैंने सिर घुमा कर देखा। बाय लुओ यान थी और दरवाजा खोलते ही मुस्कुरा दिया, अंदर आओ, इतना कपड़ा क्यों नहीं पहना है? बाय लुओ यान के पतले लाउंज वियर को देखकर मेरी आवाज में थोड़ा रिक्लेम का टोन आया। बाय लुओ यान के होठों के कोने हल्के से उठे। मैंने आंटी जियांग से सुना हूँ। क्या सुना? तुम्हारे बारे में। न्यू ईयर के बाद मेरी कंपनी में शुरू करना है। अचानक समझ आया और थोड़ा एम्बारस भी महसूस हुआ। तुम्हें मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी कंपनी के नियमों का पालन करेंगे। बाय लुओ यान बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखती रही। लंबे सिले के बाद ही बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। बेई लुओ यान की आश्वासन सुनते ही मैं एक बड़ी राहत की सांस ली। तो तुम इतनी देर से मिलने आए बस इस बारे में बात करने के लिए? मैं तो तुम्हें मिलने आया हूँ, बाकी सब तो बस आकस्मिक था। दिल धड़का, लेकिन मैं फेक में इग्नोर करने वाला दिखा। ऐसा है क्या? बेई लुओ यान झुकी, अपना चेहरा मेरे पास ले आई। तुम्हें मुझे देखना नहीं है? मुझे नहीं, हम एकदम पास रहते हैं। तुम्हारे लिए मुझे देखना बहुत कन्वीनियंट है। छोटा चेन सही कह रहा है। ऐसा कहने के बाद हम दोनों अचानक चुप हो गए। आज बेई लुओ यान धीरे धीरे बोली, साल का अंत है, हाल ही में मैं थोड़ा बिजी हो सकता हूँ। लुओ सीओ जरूर कड़ी मेहनत कर रहा होगा। बेई लुओ यान की आंखें चमक उठी। हैरान रह गया और बेई लुओ यान की ओर देखा। उसके होठों पर एक स्माइल खिल गई। अगर तुम मुझे हाँ कर सको तो शायद मैं अब इतना थका नहीं रहूंगा। बेई लुओ यान के शब्द खत्म होते ही तुरंत मैंने बेई लुओ यान को अपनी बाहों में खींच लिया। मैं अपनी आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो नॉर्मल लगे। क्या ये ठीक है? मैंने सिर्फ बाई लुओ यान की सॉफ्ट चकल कान में सुनी। जियांग चेन, तुम इतने ओबीडियंट क्यों हो? मैं धीरे धीरे बड़बड़ाया, तुम्हें हग नहीं चाहिए था, वह मैं ही था जिसने मांगा था। बाई लुओ यान ने इस टॉपिक पर ज्यादा देर नहीं टिका। उसने विषय बदल दिया, इस बिजी पीरियड के बाद चलो चलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स चलें। ठीक है। बाई लुओ यान ने मेरा एगर एक्सप्रेशन देखा और उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए, जैसे उसे कुछ याद आया। बाई लुओ यान ने कहा, मेरा छोटा भाई कुछ दिनों में विदेश से वापस आ रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। मुझे पता था कि बाई लुओ यान का छोटा भाई विदेश में पढ़ रहा है। उसके मुझसे मिलने की बात सुनकर मैं अचानक थोड़ा नर्वस हो गया। तेरा भाई मुझे नापसंद करेगा क्या? मुझे उसके लिए फर्स्ट मीटिंग गिफ्ट तैयार करनी चाहिए। बाई लुओ यान ने मजाकिया अंदाज में मेरी ओर देखा। तुझे कुछ स्पेशल तैयार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तेरे भाई है तो मुझे उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। मैंने जो कहा वो समझते ही मैं तुरंत चुप हो गया। मैंने चुपके से बाई लुओ यान को एक नजर मार ली। उसने मुझे इशारा भरी नजर से देखा। सही कहा, भविष्य के साला के साथ जल्दी ही अच्छे रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। जियांग चेन बहुत दूरदर्शी है। बाई लुओ यान की आंखें झुकी, बहुत चेयरफुल दिख रही थी और मुझे शर्म और मैं उसे बाहर ले जाने लगा। देर हो गई है और कल तुम्हारा काम है। चलो थोड़ा स्लीप ले लो। बाई लुओ यान को पता था कब रुकना है और जल्दी से मेरे गाल पर एक हल्का चुंबन मार दिया। गुड नाइट। फिर वह चेयरफुल्ली निकल गई। भले ही बाई लुओ यान ने कहा कि भाई के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार करना जरूरी नहीं है, मैं फिर भी बाहर गया तो मैं सीधे रोलेक्स वॉच स्टोर गया और तुरंत एक घड़ी देखी। मैंने सामने वाले सेल्स पर्सन को मुस्कुराया, क्या आप इसे मेरे लिए निकाल कर दिखा सकते हैं? एक पल रुकिए, ऐसा कहते हुए कर्मचारी ने ग्लव्स पहन ली और ध्यान से काउंटर से घड़ी निकालकर मेरे सामने डिस्प्ले ट्रे में रख दी। मैंने देखा कि कर्मचारी ने ग्लव्स पहने हैं तो मैंने कूलली पूछा, क्या मैं इसे सीधे हाथ में पकड़कर देख सकता हूँ? बिल्कुल। एक और कर्मचारी ने अचानक सरकास्टिक टोन में कहा,
मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ना करें। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसे टच मत कर। अगर गंदा हो जाए तो क्या आप इसे पे कर पाएंगे? उसी संग मैन जो डिजाइनर कपड़े पहने था अंदर आया। वो सेल्स पर्सन तुरंत लाइट अप हो गया और उत्साह से आगे बढ़ा। आप क्या खरीदना चाहेंगे? तो वो लड़का अपनी सनग्लासेस उतारकर चारों ओर देखता रहा। आपकी दुकान में मौजूद सारे लेटेस्ट वॉच मॉडल निकाल कर दिखा दो, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं किसी के लिए गिफ्ट खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ सर, एक पल इंतजार करिए। मैंने अपनी नजरें हटाकर सामने वाले सेल्स पर्सन को देखा। फिर वो इसे उठा के एक बार देख लेगा। तो चिंता मत करो, मैं इसे गंदा नहीं करने वाला। सेल्स पर्सन ने इसे देखा और मुस्कुरा दिया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल देख लो, ये तुम्हारा राइट है। पहले वाला सैरिक एम्प्लॉय पास से गुजरते ही मुझे एक बड़ी गजब की निगाह से देख गया। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करके हाथ में वॉच को ध्यान से देखना शुरू किया। वॉच वाकई में खूबसूरत थी और उसकी क्राफ्ट्समैनशिप बेमिसाल थी। वह गिफ्ट के लिए सच में एक बढ़िया चॉइस थी। और जब मैं वॉच देख रहा था, अभी अभी अंदर लड़का अचानक मेरे हाथ की वॉच को देख गया तो उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन बोलते ही पहले वाला सेल्स पर्सन जो उससे बात कर रहा था अचानक मेरे पास दौड़कर आया और मेरे हाथ से वॉच छीन ली। मैं थोड़ा नाखुश हो गया, मेरा टोन ठंडा हो गया। क्या कर रहे हो? वो सेल्स पर्सन फेंसिंग एक्सप्रेशन के साथ वॉच को दूसरे लड़के को दे दिया। ये रही वो वॉच जो आप चाहते थे, जैसे ही आप देख रहे हैं। मैं भी एक पल के लिए पूरी तरह से स्टंट हो गया। उसने भौहें सिकोड़ दी। क्या मैंने कहा था कि मुझे ये घड़ी चाहिए? जैसे ही उसने ये कहा, दुकान में तुरंत सन्नाटा छा गया। तो वो सेल्स पर्सन नहीं सोच रहा था कि उसकी चापलूसी की कोशिश न सिर्फ फेल होगी बल्कि पूरी तरह उल्टा पड़ जाएगी। मैं बस देख रहा था कि तुमने उसे एक बार फिर देखा तो मैं सोच रहा था तुम सोच रहे थे। क्या लगा? सच है। तो मैंने उस घड़ी को एक बार फिर देखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे चाहता हूँ। वैसे क्या तुम नहीं देख रहे कि ये सज्जन इसे देख रहा है? क्या तुम्हें पहले आए पहले पाए का मतलब नहीं पता? तो बाई यूकी इस एक्शन ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। कि मैं सोच रहा था कि मैं किसी और से मिलने वाला हूँ। अहंकारी युवा साहब, मैं नहीं सोच रहा था कि बाई यूसी ऐसा कहेगा। बाई यूसी मेरे पास आया। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। तो बाई यूसी के बारे में मेरा पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा था। मैंने हाथ हिलाया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई यूसी फिर बोला, सर मैं असल में इस घड़ी को काफी पसंद करता हूँ। कि मैं सोच रहा था कि क्या आप इसे दे सकते हैं। मैं इसे अपने भविष्य के जीजा को गिफ्ट के तौर पर खरीदने की योजना बना रहा था। तो उसने वॉच अपने जीजा के लिए ले रहा है। सुनते ही मैं हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुझे पसंद है तो ले ले। तो मैं बस दूसरा ले लेता, बस काउंटर पे ही देखता रहा। अब पैसे देके बायोक्सी ने अपना सामान उठाया और वॉच स्टोर से निकल गया। और जाने से पहले वो मेरे पास दौड़ता आया और मेरा कॉन्टेक्ट मांगा। बोला कि मेरे साथ उसकी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे भी बायोक्सी का इंप्रेशन अच्छा लगा, इसलिए मैंने उससे कांटेक्ट एक्सचेंज कर लिया। बायोक्सी के निकलने के बाद मैं स्टोर में थोड़ा घूमा और सबसे महंगी वॉच ले ली। तो मैंने पेमेंट के लिए ब्लैक कार्ड निकाला। ब्लैक कार्ड देख के पहले जो एम्प्लॉय मेरे ऊपर लुक डाउन कर रहा था उसकी आंखें लगभग दिमाग से बाहर निकल गई। वो तुरंत अपना एटीट्यूड बदल गया और फॉनिंग स्माइल के साथ मेरे पास आया। सर मैं इसे रैप करने में मदद करता हूँ। तो मैंने उसे स्माइल किया। मैं जैसा गरीब बूम तुम्हारी सर्विस बिल्कुल नहीं चाहता और हाँ, तुम्हें निकाल दिया गया। पहला हिस्सा सुनते ही वो अभी भी फोर्स्ड स्माइल रख पाया, पर दूसरा हिस्सा सुनते ही उसकी स्माइल फ्रीज हो गई। उसके फॉनिंग लुक में गुस्सा आ गया। तुम खुद को कौन समझते हो? तुम मुझे निकालना चाहते हो? तेरे सपनों में ये सुन के मैं इंटरेस्टेड हो गया। क्या तेरे पास कोई बैकिंग है? उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। मैं तुम्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं मानता। मेरी गॉडमदर इस शॉपिंग मॉल की मैनेजर है। मैंने सिर हिलाया, समझ रहा हूँ ऐसा दिखाते हुए, और मैं डरता हो दिखाकर अपनी छाती पर थपथपा दिया। पर मेरी आंखों में मजाक की चमक थी। तो तुमने मुझे पूरी तरह डरा दिया। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी गॉडमदर ही मालिक है। ये पता चला कि वो सिर्फ शॉपिंग मॉल की स्टोर मैनेजर है। ये सब कहने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और कॉल किया। जल्दी एक मिडिल एज वाली औरत अंदर आई। उसके पीछे एक मोटी मिडिल एज वाली औरत खड़ी थी। जब उस कर्मचारी ने मोटी औरत को देखा, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। सोशल बटरफ्लाई की तरह वो काउंटर के पीछे से बाहर दौड़ते हुए सीधे मोटी औरत की बांह पकड़ ली। उसने मुंह खोलकर कहा, गॉडमदर आपको मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने कहा कि वो मुझे फायर करना चाहता है। तो मोटी मिडिल एज वाली औरत, जिसे वो गॉडमदर कहता है, बहुत पसीना बहा रही थी। चाहती थी कि वो उससे पूरी तरह कट जाए। मेरी नजर दूसरे मिडिल एज वाली औरत पर पड़ी, डायरेक्टर। तो वो मिडिल एज वाली औरत तुरंत मेरे पास आ गई। अयंग मास्टर जियांग, क्या आपके पास कोई निर्देश हैं? मॉल डायरेक्टर का मुझसे इतना इज्जत से पेश आना देखकर मोटी औरत के माथे पे ठंडा पसीना और भी बढ़ गया। मैं मिडिल एज वाली औरत की ओर मुस्कुराया। डायरेक्टर, शॉपिंग मॉल की इमेज के लिए क्या हमें ऐसे कर्मचारियों को फायर नहीं करना चाहिए? मैंने मोटी औरत और एक तरफ खड़े एम्प्लॉय को देख लिया। मोटी औरत अब शांत नहीं रह सकी। उसने एम्प्लॉय को धकेल दिया और हंसी भरे चेहरे से मेरे पास आई। अयंग मास्टर जियांग, अगर तू इस एम्प्लॉय को निकालना चाहता है तो बस निकाल दे, पर क्या इस बार एक बार मुझे बचा लेगा? घर में मेरे बुजुर्ग माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। मैंने उसे ठंडी नजर मार दी। तो मॉल डायरेक्टर ने तुरंत मेरी बात समझ ली। वो उस एम्प्लॉय की ओर मुड़ी, आवाज में ठंडक थी।
तू निकाल दिया गया। मैंने सावधानी से लपेटी हुई वॉच ली और मॉल से बाहर निकल गया। डायरेक्टर ने खुद मुझे दरवाजे तक देखा, फिर मुझे बाहर जाते देखा और फिर पहले वाले ज्वेलरी स्टोर में वापस चला गया। पहले जो एम्प्लॉय दिखावा नहीं करता था उसे अब स्टोर मैनेजर बना दिया गया। मैं घर ड्राइव करके पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, बटलर बहाकर मेरा स्वागत किया। यंग मास्टर, तू वापस आया, कुछ समस्या है क्या? मैडम वापस आ गई और बाई फैमिली के यंग मास्टर यूसी भी आ गया। तो मैं थोड़ा हैरान रह गया, फिर मैं रिएक्ट किया। यूसी बाई लुओ यान के छोटे भाई का नाम ही होगा। मैंने हाथ में वॉच बैग को देखा और अचानक बाई यूसी से मिलने की थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। तो मेरे अंदर जाने से पहले ही लिविंग रूम से हंसी मजाक और बातों की आवाजें आ रही थी। मॉम बेबी वहीं थी। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और लिविंग रूम की तरफ गया। मैं घर आ गया हूँ। तो ये सुनते ही लिविंग रूम में बैठे सब लोगों ने एक साथ मुड़कर देखा। तो मैंने लिविंग रूम के सोफे पर बे यूसी को भी देखा। तो तुम हो वो? अभी यूसी सोफे से खड़ा हो गया। तो मार्टी जेंग के वही बेटे हो ना जो 20 साल पहले कहीं खो गए थे? तो मैंने सिर हिलाया तो बे यूसी ने सडनली आगे बढ़ के मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुम ही मेरे फ्यूचर जीजू हो। तो मैं तो बस यही रिग्रेट कर रहा था, तुम जैसा हैंडसम और कूल बंदा अपनी बहन से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाया। बाई यूसी की इस एक्साइटमेंट ने मुझे थोड़ा नर्वस कर दिया। तभी बाई लोयान ने बाई यूसी को पीछे खींच लिया। बाई यूसी, तुम उसे डरा रहे हो। तो बाई लोयान ने मुझे अपने पास खींच लिया। जीजू देखो मेरी दीदी कितनी शेमलेसली बिहेव कर रही हैं। बाई यूसी के बार बार जीजू बोलने से मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। मैं बस थोड़ा सा ब्लश करके हंस दिया। पर बाई लुयान का मूड एकदम सेट था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तो बाई यूची ने वही पहले वाली वॉच निकाली और मुझे दे दी। कब मुझे लगा नहीं था कि ये वॉच आखिरकार मेरे जीजू के हाथों में ही जाएगी। तो मैंने भी वो गिफ्ट बाई यूसी को दिया जो मैंने उसके लिए चूज किया था। आई होप तुम्हें भी ये पसंद आए। बाई यूसी ने गिफ्ट बॉक्स लिया और उसे खोला। जैसे ही उसने वॉच देखी उसकी आंखों में चमक आ गई। आपकी चॉइस तो एकदम क्लासिक है। मुझे लगता है कि मेरी दीदी आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। चेन भाई, आपका क्या ख्याल है? इससे कि बाई यूसी अपनी बात पूरी करता, बाई लोयान ने उसका मुंह बंद कर दिया। तो बाई लोयान ने उसे डराते हुए चुप रहने की वार्निंग दी। बाई यूसी, मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, अपने जीजू के सामने फालतू की बकवास मत कर। तो बाई यूसी ने हम दोनों की तरफ एक नजर डाली। दीदी, क्या आपको सच में डर लग रहा है कि चेन भाई आपको रिजेक्ट कर देंगे? हाँ, मैं बस एक्सप्लेन करने ही वाला था। पर बाई यूसी ने चटटर वाला चेहरा बना लिया। एक्सप्लेन मत करो, मैं सब समझ गया हूँ। उसने हमारी तरफ देखा। मम्मी जेंग और मम्मी बाई साइड में खड़ी होकर हम तीनों की मस्ती देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगी। कि मम्मी जेंग को पता था कि बाई यूसी आज वापस आ रहा है, इसलिए उन्होंने आज रात दोनों फैमिलीज के डिनर का प्लान बनाया था। थोड़े ही समय बाद सब लोग पहुंच गए। तो बाई दादा जैसे ही वो अंदर आया, तुरंत अपने दामाद को देखना चाहते हुए चिल्लाए और मैं जल्दी से आगे बढ़ के उसे नमस्ते कहा। बाई साहब, बाई दादा ने भौहें सिकोड़ ली। बस मुझे दादा बुलाओ, क्या बात है? बाई साहब, मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया, पर मैं फिर भी आज्ञाकारी ढंग से उन्हें दादा बुलाता रहा, जिससे बाई दादा बहुत खुश हो गए। दोनों परिवार मिलकर एक चटपटे माहौल में बैठकर खाना खाए। बाई यॉक्सी, मैं एक लॉबस्टर का टुकड़ा उठाया, अपने बाउल में डालने की सोच रहा था, लेकिन बाई लोयान ने रोक दिया। जियांग चेन को समुद्री भोजन से एलर्जी है, अब वह इसे नहीं खा सकता। जैसे ही बाई योक्सी को पता चला कि मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी है, उन्होंने तुरंत अपनी चॉपस्टिक वापस ले ली। चेन भाई, मुझे नहीं पता था। तो मैं हैरान रह गया और जल्दी से बोला, कोई बात नहीं। तो तुम्हें नहीं पता था है ना? मेरे माँ बाप भी बहुत हैरान थे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाई लुयान को पता हो कि मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी है, कि वो जानते थे, क्योंकि मैंने खाने के अंत में समुद्री भोजन खाते समय एक बार इसका जिक्र किया था। बाई लोयान ने सुझाव दिया कि नए साल के बाद हम सब मिलकर हॉट स्प्रिंग्स चले। बाई दादा बहुत बूढ़े थे और बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो नहीं जाएंगे। बाई साहब और बाई मैडम को बुजुर्ग को घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो भी नहीं गए। मेरे माँ बाप भी जाने की योजना नहीं बना रहे थे, सिर्फ यंग जनरेशन तो दोनों परिवारों में से जाएगी। जैसे ही उसे हॉट स्प्रिंग्स जाने की बात पता चली, बाई यूसी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। काफी समय से उसने हॉट स्प्रिंग नहीं गया था। बाई यूसी मेरे घर में रुक गया। बिस्तर में लेटे हुए उसने ब्रदर चेन से पूछा, मेरी बहन के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो मैं नहीं सोच रहा था कि बाई यूसी इतनी सीधी बात करेगा तुरंत। मैंने भी इसे सीरियसली सोचा। तेरी बहन बहुत बढ़िया पर्सन है, वो खूबसूरत है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और पर्सनालिटी भी बढ़िया है। तो क्या तुम पक्के हो कि तुम मेरी बहन बाई लुयान की बात कर रहे हो? हाँ, बाई यूसी का मुंह थोड़ा सा टविच हुआ। उसकी बहन की पर्सनालिटी बढ़िया है और कुछ नहीं। चेन, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं बाई लुयान के बारे में अपने थॉट्स बताता रहा। अनजाने में मैं बाई लुयान को जानने की पूरी प्रोसेस याद कर बैठा। बाई यूसी ने यह सुनने के बाद अपनी बहन को लेकर नई अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली। तो फिर बाई यूसी ने बाई यू से बाई लुयान की स्टोरीज सुनाई। उसके मुंह से मैंने एक अलग बाई लुयान के बारे में जाना। वो बाई लुयान ठंडी शांत और बहुत कम स्माइल करती थी, पर वो बचपन से ही आउटस्टैंडिंग रही है। उसकी स्किल्स अपने पीपल से काफी आगे थी।
बाई लुओयान कभी बाई फैमिली के सपोर्ट पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करती थी। बाई लुओयान की सफलता इसलिए है क्योंकि उसने ग्राइंड करके एक स्टेप ऊपर चढ़ी। इसे सुन के मुझे लगा लुओयान वाकई में टॉप क्लास थी। मेरी आंखों में उसकी सराहना पूरी तरह से रुक नहीं पाई। न्यू ईयर ईव नजदीक आ रहा था। जियांग और बाई फैमिली की नौकरानियों सफाई और शॉपिंग में बिजी होना शुरू हो गया। मैंने अपने आसपास की बिजी नौकरानियों को देखा और अचानक पिछले न्यू ईयर ईव याद आया। पिछले न्यू ईयर ईव दादी और मैं उस छोटी सी घर में कसी हुई थी। उस वक्त दादी की सेहत अभी भी काफी ठीक थी। उस समय दादी को एक बढ़िया न्यू ईयर देने के लिए मैं एक साथ कई जॉब्स करता था। रोज जल्दी निकलता और देर से घर आता। इतना बिजी था कि आराम का टाइम ही नहीं मिलता था। तो जब दादी को पता चला तो उनका दिल टूट गया और शेंचा हो गई, क्योंकि मैं काम में इतना लगा था कि उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता था। एक बार तो उसने गुस्से में भी टेंट्रम किया। न्यू ईयर ईव पर मैंने दादी के लिए नया कपड़ों का सेट खरीदा। तो जब दादी को नया कपड़ा मिला तो उन्होंने पैसे खर्च करने के लिए मुझे डांटा, लेकिन उनके चेहरे की स्माइल छुप नहीं सकी। मर गई दादी को याद करके मेरा दिल अभी भी थोड़ा सैड महसूस करता है। तो मैं कभी नहीं सोचता था कि सिर्फ एक साल में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। मेरी दादी गुजर गई और मैं शेन किया और वेई के साथ ब्रेकअप कर दिया। मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी ढूंढ निकला और जियांग फैमिली में फिर से स्वागत मिला। तो मेरे माँ बाप, एक भाई और एक बहन है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। बै लुओयान के बारे में सोचते ही आंखों में एक झटके वाला निराशा का फ्लैश आ गया। पहले तो बै लुओयान ने कहा था कि इस बिजी पीरियड के बाद वो फ्री हो जाएगी। पर न्यू ईयर ईव से कुछ दिन पहले ही कंपनी ने अचानक एक बिजनेस ट्रिप दे दिया, जिसमें बै लुओयान को खुद ही जाना पड़ा। ये कई दिन तक चली। जैसे ही न्यू ईयर ईव नजदीक आया, बै लुओयान अभी भी विदेश में थी और वापस नहीं आ सकी। न्यू ईयर ईव की रात को बै और जियांग दोनों फैमिली फिर से इकट्ठा हुई। बै लुओयान को छोड़कर दोनों फैमिली के सब लोग मौजूद थे। टेबल पर लजीज डिशेस की भरमार थी। सबके चेहरे पर चमकदार स्माइल थी, लेकिन कभी कभी उस खाली सीट की तरफ झांकता, अंदर से सिसकी लेता। डिनर के बाद दोनों फैमिली लिविंग रूम में बैठकर बातें और हंसी मजाक करने लगे। वह बुजुर्ग मास्टर बै बहुत बूढ़े थे और पहले ही जल्दी सोने चले गए थे। तो दोनों फैमिली के पेरेंट्स इकट्ठा होकर गपशप करने लगे। मेरे दो भाई बहन बै यूसी और मैं साथ में फाइट द लैंडलॉर्ड खेलते बैठे। लगातार 10 से ज्यादा गेम हारने के बाद बै यूसी ने गुस्से में अपना कार्ड फेंक दिया। मैं अब नहीं खेलूंगा। तो मैं लगातार हार रहा हूँ। अगर मेरी बहन यहीं होती तो मैं इतना दफा नहीं होता। तो मुझे खेलना नहीं आता था, इसलिए मैं किनारे खड़ा होकर देखता रहा, पर दिमाग धीरे धीरे कहीं और चला गया। मैं किनारे बैठ गया, दिमाग धुंधला सा था। बाई यूसी पूरी शाम लगातार हार रहा था। तो धीरे धीरे लिविंग रूम में सिर्फ हम 4 ही बच गए। अचानक मेरा फोन बजा। मैं निकाल कर देखा तो पता चला कि बाई लुओयांग की कॉल है। मैं उन 3 को देखा जो अभी भी ग्रुप में थे। फोन उठाया और चुपके से यार्ड की ओर निकल गया। जियांग चेन, मैं हूँ, क्या कर रहा है? मैं लिविंग रूम की तरफ एक झलक दी। यूसी और मेरे बड़े बहन को लैंडलॉर्ड के खिलाफ लड़ते देख रहा था। लाइन के दूसरे साइड से एक पल के लिए चुप्पी छा गई। और फिर बाई लुओयान की साफ आवाज सुनाई दी, जियांग चेन, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? तो मैं जवाब देने से पहले बाई लुओयान ने पहले बोल दिया, तो तुम मुझे मिस कर रहे हो? मेरे होंठ हिले। तो फिर तुम कब वापस आओगे? पता नहीं ये मेरी इमेजिनेशन थी या नहीं, पर मैंने लाइन के दूसरे साइड से कदमों की आवाज सुनी। अगले ही सेकंड में एक साफ आवाज आई, चेन ऊपर देखो। अब मैं अनजाने में ऊपर देखा और देखा कि यार्ड के बीच में एक पतली सी लुट खड़ी है। बाय लुओयान ने मुझे हाय कहा। जैसे ही बाय लुओयान मेरे सामने आई, मेरा दिल धड़कने लगा। बिना हिचकिचाए मैं बाय लुओयान की ओर दौड़ा और उसे कस के गले लगा लिया। बाय लुओयान, तो फिर क्यों बैक आई? उसने अपने हाथ मेरे चारों ओर थोड़ा और कस के लपेटे और अपना सिर मेरी गर्दन पर रख दिया। तो मैं तुझे मिस कर रहा था, इसलिए मैं बैक आया। मेरे बॉडी में जकड़न आ गई। उसकी गर्म स्टेडी ब्रीथ ने मेरी गर्दन को गुदगुदा दिया। मैं हिलने से खुद को रोक नहीं सका। तो बाय लुओयान को लगता है कि उसने मेरी अजीब फीलिंग को फील किया, लेकिन उसने सिर्फ छोड़ ही नहीं किया बल्कि मुझे और भी कस के पकड़ा और मैं हैरान रह गया। बोला, बाय लुओयान, तू बहुत थकी होगी। थोड़ा थकी हुई को तो मुझे दूर मत धकेल, थोड़ा देर तक मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। मेरा हार्ट अनजाने में नरम पड़ गया। मैं हाथ बढ़ाकर धीरे से बाय लुओयान की पीठ थपथ पाई। मैं तुझे दूर नहीं धकेलूंगा। कल ही मैंने बाय लुओयान से पूछा था कि क्या वो नियर ईव को बैक आएगी, तो उसने कहा कि काम में बहुत व्यस्त है और शायद बैक नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं काफी टाइम तक डिसअपॉइंटेड रहा। तू तो नहीं कह रही थी कि टाइम पर बैक नहीं आ पाएगी, अचानक तू फिर क्यों बैक आई? मैं तो खुद ही नहीं समझा कि जब मैं ये कहा, मेरी टोन अनजाने में थोड़ा कंप्लेन का हिंट ले ली थी। बाय लुओयान ने धीरे धीरे हंसी फूंकी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा जियांग चेन उदास हो, इसलिए मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आया। मैं हैरान रह गया। मैं कहना चाहता था कि मैं उदास नहीं हूँ, पर जब शब्द होन तक पहुंचे तो एक भी शब्द बाहर नहीं आ सका। तो तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई क्या? उस पक्केपन और घमंड की आवाज सुनकर बाय लुओयान की टोन में मैं सच्चे दिल से कहना चाहता था कि मैं खुश नहीं हूँ, पर वो शब्द मेरे होठों के चारों ओर घुमा और फिर वापस निकल गए। मैं थोड़ा खुश हूँ, बाय लुओयान ने एक भौं उठाई। तो तुम सिर्फ थोड़ा सा खुश हो। मुझे नहीं पता हम आंगन में कितनी देर तक गले लगे रहे, जब तक ठंड महसूस ना हुई और मेरा शरीर अनजाने में थोड़ा कांप गया।
तभी बाई लुयान को समझ आया कि मैं कोर्ट के बिना बाहर निकल गया था। तो चलो अंदर चलते हैं। बाई लुयान ने मुझे लिविंग रूम में ले गया। बाई यूजी तुरंत आया और अपने हाथ में जो कार्ड थे उन्हें उसके पास धकेल दिया। दीदी बचा ले, तुम्हारा छोटा भाई यहाँ पूरी रात हार रहा है, मदद कर। जियांग वानरू ने एक भौं उठाई। तो ये क्या है, थोड़ा सा खेलना है क्या? बाई लुयान ने शांति से अपना कोट उतार कर सोफा पर रख दिया। अगर तुम खेलना चाहते हो तो चलो फिर से सफल करो और डील करो, मुझे नहीं पता कैसे खेलना है। तो मैं बाई यूजे के साथ किनारे खड़ा होकर देख रहा था। बाई यूजे एक बात में सही था कि अगर बाई लुयान यहाँ होती तो वो पूरी रात इतनी बुरी तरह नहीं हारता। बाई लुयान ने गेम में बाई यूजे की जगह ले ली। फिर जो लगातार लूज करता रहा वो जियांग वानरू बन गया। जियांग यांग भी काफी लूज हो गया, पर उससे तुलना करें तो जियांग वानरू की हालत थोड़ी और ट्रेजिक थी। पूरी रात लूज होते रहे बाई यूजे ने आखिरकार अपनी बहन की मदद से फिर से जीत ली और उसके चेहरे पर एक स्मग लुक साफ दिख रहा था। और मैंने टाइम चेक किया और अजीब तरह से पहले ही 11:58 हो चुके थे। अचानक लुयान मेरे करीब झुकी। क्या तुम फायरवर्क्स देखना चाहते हो? मेरी आंखें लाइट अप हो गईं। बाई लुयान के होंठ थोड़ा सा कर्व हो गए तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और गार्डन की तरफ चल पड़ी। रात के बिल्कुल बीच में बाहर असामान्य रूप से साइलेंट था। हम पांचों आंगन में खड़े थे। साथ ही न्यू ईयर का काउंटडाउन भी 12 बजे तक चल रहा था। आखिरी सेकंड गुजरते ही पहला फायरवर्क्स आकाश में लाइट अप हो गया और फिर दूसरा और तीसरा फायरवर्क्स आया। शानदार फायरवर्क्स एक करके स्काई में ब्लूम होते रहे। मैंने अपना सिर घुमा के बाई लुयान को देखा। क्या तुमने ये सेट अप किया? क्या तुम्हें ये पसंद आया? मुझे ये पसंद है। शानदार फायरवर्क्स के नीचे बाई लुयान और मैं एक साथ बोले, बाई लुयान हैप्पी न्यू ईयर, जियांग चेन हैप्पी न्यू ईयर। हम एक दूसरे को देख के स्माइल कर दिए। हम महसूस कर सकता था कि मेरे बगल वाला हाथ अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए है। मेरे हाथ की पकड़ थोड़ी टाइट हुई तो मैं कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली। फाइनली मैंने अपनी उंगलियां बाई लुयान की उंगलियों में फंसा ली और पटाखे देखने और न्यू ईयर का वेलकम करने के बाद सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। अगली दोपहर बाई लुयान और बाई यूजी जियांग फैमिली के लिविंग रूम में नहीं थे। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। जब मैं नीचे गया तो वहाँ सिर्फ मेरे बड़े भाई दिखे। मेरी बड़ी बहन भी वहाँ नहीं थी। दीदी कहाँ है? चेन टूट गया। वो बगल वाले बाई फैमिली के घर गई है। इससे पहले कि जियांग ईएन कुछ बताता, हमें अचानक दरवाजे से शोर और पास आते कदमों की आवाज सुनाई दी। जंग वॉनरा की आवाज गूंजी। वो जब तू बाद में मेरे छोटे भाई से मिलेगी तो अपना ये शोर शराबा थोड़ा कम रखना, उसे डरा मत देना, एक दूसरी अनजान आवाज ने जवाब दिया। ठीक है बाबा, तो मैं खुद पर कंट्रोल रखूंगी। ओके। फाइनली मुझे अपने जीजू से मिलने का मौका मिल रहा है। लुयान सिस्टर पहले इसे इतना सीक्रेट रख रही थी, वो हमें उनसे मिलने ही नहीं दे रही थी कि कितनी कंजूस है। मैंने क्यूरियोसिटी के साथ दरवाजे की तरफ देखा। मैंने देखा कि बाहर से लोगों का एक ग्रुप अंदर आ रहा है। उनमें से 3 चेहरे एकदम अनजान थे और जब मैं उन्हें देख रहा था तो वो भी मुझे सिर से पैर तक स्कैन कर रहे थे। उनमें से एक दिखने में काफी क्यूट थी। वो काफी फ्रेंडली लग रही थी और आगे बढ़कर बोली, जीजू है ना? हेलो, मेरा नाम झांग वेनकिंग है। मैं लुयान सिस्टर की क्लोज फ्रेंड हूँ। मैं एक पल के लिए सुन्न रह गया। हेलो, तो मैं झांग चेन हूँ। झांग वेनकिंग के बगल में एक लड़की थी जिससे काफी पढ़ाकू वाली वाइब्स आ रही थी। जीजू, मैं जी सिकिंग हूँ। मैं भी लुयान सिस्टर की क्लोज फ्रेंड हूँ। हेलो, आखिरी अनजान चेहरा थोड़ा कूल लग रहा था। जीजू, मैं गुस्सुई हूँ। हेलो, झांग वेनकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने कुछ टाइम पहले ही सुना था कि वेनरू सिस्टर का छोटा भाई मिल गया है। हम तभी तुरंत आकर उससे मिलना चाहते थे, पर लुयान सिस्टर और वानरू सिस्टर ने हमें बिल्कुल भी आने नहीं दिया। आज फाइनली हमें मौका मिल ही गया। जियांग वानुआ ने झांग वानकिंग को एक घूरती हुई नजर दी। मैं थोड़ा हंसा। अरे, उन्हें करने दो जो वो कर रही हैं। झांग वानकिंग ने अपना माथा पीट लिया। उसने अपने बैग से एक छोटा सा कपड़े का पाउच निकाला। मैं तो ये भूल ही गई थी। ये एक छोटी सी मीटिंग गिफ्ट है। मैंने थैंक यू बोला, पाउच लिया और उसे खोलकर देखने लगा। वो पाउच आधा चमकते हुए हीरो से भरा था, वैसे ही डायमंड्स जो बाहर बहुत ही महंगे दाम पर बिकते हैं। अब मेरे हाथ में उनका आधा पाउच भरा हुआ था। अमीरों की दुनिया मेरी समझ से एकदम बाहर है। झांग वेनकिंग के गिफ्ट देने के बाद जी सिचेंग और गुशु ने भी अपने अपने गिफ्ट्स दिए। झांग वेनकिंग के लिए आधा पाउच छोटे डायमंड्स देना कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। अजीवर, आपको ये पसंद है तो मेरे पास और भी हैं। रहने दो, इतने डायमंड्स तो मैं कभी खत्म भी नहीं कर पाऊंगा। झांग वेनकिंग के चेहरे पर थोड़ा पछतावा दिखा, पर वो तुरंत फिर से बोल पड़ी, अजीजू, क्या आपको सोने के घोड़े पसंद हैं? मेरे पास कुछ रखे हैं। जियांग वानरू ने हाथ चलाया झांग वानकिंग की गर्दन के पीछे। क्या मेरे परिवार के पास ये सब चीजें खरीदने के पैसे नहीं हैं? झांग वानकिंग गर्दन सलाते हुए हंसने लगी। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। मैं तो बस जीजू पर एक अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहती थी। मैं 2 दिन बाद अपने कपड़ों के कुछ सेट्स पैक किए और फिर मैं अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के साथ क्लब के लिए निकला। वो गाड़ी में बैठते ही बाई लुयान ने काम निपटाने के लिए अपना लैपटॉप निकाल लिया। मैंने चुपके से अपने सामने बैठी बाई लुयान को देखा। छुट्टियों में भी काम संभालना पड़ता है।
एक बड़ी कंपनी की सीईओ से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। गाड़ी भी 1 घंटे तक चली, वो जाकर रुकी एक बहुत ही आलीशान और शानदार हॉट स्प्रिंग क्लब के सामने। जैसे ही मैं कार से उतरा, बाहर का नजारा देखकर तो दंग रह गया। क्लब की वो चमकती हुई गोल्डन लुक एकदम स्टनिंग थी। मैं उनके पीछे पीछे उसी जाने पहचाने रास्ते पर चल दिया। क्लब के लॉबी में जाते ही दिखा कि अंदर का डेकोरेशन भी बाहर जैसा ही था। वहाँ की हर चीज बस यही शब्द चिल्ला रही थी। अमीरी सूट पहने एक मिडिल एज आदमी हमें ग्रीट करने आया, तो वो हमारे ग्रुप को अंदर ले गया एक प्राइवेट लिफ्ट से सीधे 8वीं मंजिल पर। तो जब हम प्राइवेट रूम में पहुंचे तो जी सिकिंग, झांग वानकिंग और गुशुई पहले से ही वहां थे। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बाई यूजे और जियांग यांग मुझे एक्साइटमेंट में खींचकर प्राइवेट हॉट स्प्रिंग ले गए। ये मेरा हॉट स्प्रिंग का पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं बड़े आराम से पूल के किनारे पर टिक कर बैठ गया। हमारे ठीक बगल में औरतों के लिए प्राइवेट हॉट स्प्रिंग था। वो दोनों साइड्स 2 मीटर से भी ऊंची दीवार से अलग की गई थी। ये काफी प्राइवेट था, पर फिर भी दूसरी तरफ का शोर सुनाई दे रहा था। तो मैंने अपना नहाना खत्म किया और पूल से बाहर आ गया। उसी टाइम लोयान भी लेडीज बाथिंग एरिया से बाहर निकली और हम हॉलवे में मिले। तुम्हारा भी नहाना हो गया? और बाई लोयान ने चुपचाप अपनी नजरें फेर ली। हम, क्या तुम अपने कमरे में वापस जा रहे हो? तो मैं कपड़े बदलने जाना चाहता हूँ। इत्तेफाक से मुझे भी वापस जाना है। चलो साथ चलते हैं। हम दोनों हॉल में कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। तो बाई लोयान ने सिर घुमाकर देखा तो उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। एक औरत तेजी से बगल से गुजरी। मैं अचानक उसके गले लग गया था। मेरा एक हाथ गलती से उसकी चेस्ट पर जा टिका। मैं बाई लोयान की स्किन की गर्माहट महसूस कर सकता था। मेरी हथेली के नीचे उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने हड़बड़ी में अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी पूरी बॉडी एकदम गर्म हो गई है। बाई लोयान ने मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज थोड़ी शर्मीली थी। चलो चलते हैं। मैंने बस अभी अपना बैलेंस बनाया ही था कि तभी पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। तो मेरे एंकल पर ठोकर लगी और गलती से पैर मुड़ गया। जिसने मुझे टक्कर मारी थी वो एक छोटा लड़का था। तो ये देखकर कि उसने कोई गड़बड़ कर दी है, वो घबरा के साइड में खड़ा हो गया। तो मैंने हाथ हिलाकर उस लड़के को जाने के लिए कह दिया। तो बाई लोयान ने तेवर चढ़ाए और मेरे सामने नीचे झुककर बैठ गई। उसकी उंगलियों ने धीरे से मेरे एंकल को छुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के बाई लोयान ने मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा और कमर से सहारा दिया। तो जब हम मेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो वो मुझे सहारा देकर आगे ले जा रही थी। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा रूम कार्ड तो मेरे बड़े भाई के पास है। बाई लोयान से एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई। वो दरवाजा खुला। बाई लोयान ने मुझे बेड पर बैठने में मदद की। मेरी नजरों ने कमरे को स्कैन किया। बाई लोयान ने कैजुअल कपड़े बदल लिए थे। अपने कैजुअल कपड़ों में बाई लोयान वैसी नहीं लग रही थी। तो उसका वो हमेशा वाला कोड बिहेवियर गायब था और उसमें थोड़ी गर्माहट दिख रही थी। बेड के पास और नीचे बैठ गई। उसने आगे बढ़कर मेरा एंकल पकड़ा। बाई लोयान की गर्म हथेली जैसे ही मेरे एंकल को छुआ, मैं अनजाने में थोड़ा पीछे हट गया। अगले ही पल उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। हिल मत, मुझे देखने दो। तो मैं बाई लोयान के गर्म हाथों को महसूस कर सकता था। तो वो मेरे एंकल की मालिश कर रही थी। ये मैं ही हूँ। ठीक है, बस एक हल्की सी मोच है, दर्द नहीं हो रहा। एक दबी हुई हंसी सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेइज्जती हो गई हो। मेरे कान लाल होते चले गए। बाई लोयान ने बस मेरे लिए उसे चेक किया कि ये जान सिर्फ एक मामूली मोच है। उसने चैन की सांस ली। बाई लोयान ने सैफलावा ऑयल की एक बोतल निकाली। उसने तेल अपनी हथेली पर डाला और उसे गर्म करने के लिए रगड़ा। फिर उसने धीरे से उसे मेरे एंकल पर लगाया। मेरे एंकल से एक गर्माहट पूरे पैर में फैल गई। दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने नीचे बाई लोयान की तरफ देखा जो बहुत ध्यान से मेरे लिए मेडिकेटेड ऑयल लगा रही थी। मेरे अंदर एक बहुत ही स्वीट सी फीलिंग जाग उठी। बाई लोयान ने ऊपर देखा। हमारी नजरें सीधे मिली। मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर तभी अचानक मुझे अपनी लिप्स पर गर्माहट महसूस हुई। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, जैसे सब कुछ खाली हो गया हो। मेरे होंठ, जिन्हें अभी अभी किस किया गया था, हल्के से खुले रह गए। मैं बाई लोयान होश में आई और उसके गाल तुरंत शर्म से लाल हो गए। आई एम सॉरी, मेरा फर्स्ट किस चला गया था। बस ऐसे ही मेरा दिमाग एकदम चकरा गया था। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं, ये देखकर कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। वो बाई लोयान को लगा कि मैं नाराज हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और अपोलोजेटिक होकर बोली, आई एम सॉरी, मैंने अभी बस वो, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बाई लोयान की आंखों में चमक आ गई। तुम नाराज नहीं हो? मैंने थोड़ा अजीब होकर कहा। तो मैं नाराज नहीं हूँ, वो बस तुमने मेरे रेडी होने से पहले ही मुझे किस कर लिया। बाई लोयान के चेहरे पर एक रेयर, थोड़ी हैरानी वाली एक्सप्रेशन आई। फिर उसकी आंखों की चमक और भी बढ़ने लगी। तो जब तुम रेडी हो जाओगे, क्या मैं तुम्हें फिर से किस कर सकती हूँ? मेरे कान पूरी तरह लाल हो चुके थे। बाई लोयान ने मेरी आंखों में झांका। चेन, मुझे जवाब दो। अब मुझे सच में तुम्हारा जवाब चाहिए। उसकी वो साफ पर मदहोश करने वाली आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेरा एडम्स एप्पल बार ऊपर नीचे हुआ। मैं काफी देर बाद मेरे मुंह से एक धीरे से अहमद निकला। बाई लोयान मुस्कुरा दी। उसकी स्माइल ऐसी थी जैसे सोल एक साथ खिल गए हो। क्या अब तुम रेडी हो? मुझे तुम्हें किस करना है? मैंने अपना हाथ बढ़ाकर पास आती हुई बाई लोयान के चेहरे को पीछे धकेल दिया।
अभी नहीं। तो मेरी घबराई हुई नजरें इधर उधर भागने लगी। अब बाई लोयान के होठों पर अभी भी वही स्माइल थी। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। ये कहकर बाई लोयान मुड़ी और हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली गई। मैंने चैन की एक लंबी सांस ली। मैंने चुपके से अपने उन होठों को छुआ जिन्हें अभी अभी किस किया गया था। तो उस किस के बाद कमरे का एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब और रोमांटिक सा हो गया था, खासकर इसलिए क्योंकि मैं अभी भी बाथरूम में था। बाई लोयान के बेडरूम में बेड पर बैठे हुए जियांग यांग को रूम कार्ड मिल गया और वो बाई यूजी को साथ ले आया। तो वो वापस 8वीं मंजिल पर आए, पर वहाँ मेरे कमरे के बाहर सन्नाटा था, बल्कि हॉल के उस पार बाई लोयान के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तो उन दोनों ने अंदर झांक कर देखा कि मैं बाई लोयान के कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा हूँ और बाई लोयान एक साइड बैठी है। वो एकदम टिप टॉप तैयार होकर अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। जियांग यांग और बाई यूजी ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहां से निकल गए, शायद इसलिए क्योंकि मैं हॉट स्प्रिंग में नहाया था। आंखें बंद करते ही मुझे नींद आ गई। जब बाई लोयान ने अपना काम खत्म किया तो उसने सिर उठाकर मुझे सोते हुए देखा। उसने अपनी गोद से लैपटॉप उठाकर कॉफी टेबल पर रख दिया और फिर उसने बहुत आराम से बेडरूम का दरवाजा बंद किया। उसके बाद वो वापस सोफे की तरफ आई ताकि मुझे ब्लैंकेट ओढ़ा सके। जैसे ही बाई लोयान जाने वाली थी, मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। बाई लोयान को लगा कि मैं जाग गया हूँ, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें अभी भी बंद थीं। तो बाई लोयान ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। बाई लोयान मेरे बगल में ही लेट गई। जब मैं जागा तो कमरे में एकदम अंधेरा था, तो मैं उठकर बैठ गया। मुझे लगा कि मैं अपने खुद के कमरे में हूँ। बेड से उतरने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अभी भी बाथरोब ही पहन रखा है। तो मैं कपड़े ढूंढने के लिए लाइट जलाने के लिए तैयार हुआ। लाइट जलते ही मुझे समझ आया कि ये मेरा कमरा नहीं है, कि कुछ सेकंड्स के लिए मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। तभी दरवाजे पर हुई एक हल्की नॉक ने मेरा ध्यान वापस खींचा। अगले ही पल मुझे दरवाजे के पास से बाई लोयान की आवाज सुनाई दी। जियांग चेना, तुम जाग गए हो। ये तुम्हारा भाई तुम्हारे कपड़े ले आया था, मैंने उन्हें दरवाजे पर टांग दिया है। उन्हें ले लो, कपड़े बदल लो और फिर बाहर आकर कुछ खा लो। कपड़े बदलने के बाद मैंने दरवाजा खोला और फिर से बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे खाने की बहुत ही टेस्टी खुशबू आई। तो एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं पूरी गाय ही खा जाऊंगा। और बाई लोयान ने अपने सामने रखे कंप्यूटर से नजरें उठाई और मुझे देखा। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। चलो साथ में कुछ खाते हैं, मैंने सिर हिला दिया। मैं डाइनिंग टेबल के पास गया और बैठ गया कि तभी मैंने देखा कि बाई लोयान, तुमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। मैंने बस अभी एक छोटी सी नैप ली थी। तो मैंने अनजाने में मान लिया कि बाई लोयान अंदर रेस्ट कर रही थी। अब बाई लोयान ने हाथ बढ़ाकर अपनी गर्दन के पीछे रगड़ा। ये देखकर मैंने पूछा हुआ, क्या तुम ठीक से सोई नहीं? और सच में थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। युताई, बाई लोयान के लिप्स थोड़े से मुड़े। तुम भला ठीक से कैसे सो पाते? मैं तो बहुत अच्छी तरह सोई, बस इतना है कि वहाँ शायद मच्छर थे। बाई लोयान ने अपनी भौहें ऊपर की। जब मैं थोड़ी देर पहले कपड़े बदल रहा था तो मैंने अपने कॉलर बोन के कुछ इंच नीचे मच्छरों के काटने के निशान देखे। तो वो छोटे और लाल हैं, पर उनमें ज्यादा खुजली नहीं हो रही। शायद मैंने सपना देखा होगा कि मुझे मच्छरों ने काट लिया है। मैंने हाथ हिलाया जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तो मुझे बाई लोयान पर जरा भी शक नहीं हुआ और न ही मैंने उसकी आंखों में वो भरा लुक नोटिस किया। खाना खाने के बाद मैंने अपना रूम काट लिया और अपने कमरे में वापस चला गया। वो बाई लोयान ने मुझे कमरे में जाते हुए देखा और फिर अपना दरवाजा बंद किया, क्योंकि मैं पहले ही सो चुका था। मैं पूरी तरह जाग रहा था। मैं बेड पर लेटा फोन स्क्रॉल कर रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। यूजी, तुम दोनों अभी तक क्यों जाग रहे हो? मैं उन्हें अंदर आने देने के लिए साइड हट गया। वो बाई यूजी ने अपनी भौहें चढ़ाई और, चेन भाई, क्या आप भी अभी तक जाग नहीं रहे? मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे लगा कि बाई यूजी ने जिस तरह से अजागने वाली बात कही वो थोड़ी अजीब और संदिग्ध लग रही थी। ये सोचकर कि जियांग यांग थोड़ी देर पहले मेरे कपड़े लाया था, मैं तुरंत समझ गया कि मेरा बाई लोयान के कमरे में सोना इन दोनों को पहले ही पता चल चुका है। मैंने बस कैजुअली बाई लोयान के कमरे में एक छोटी सी नैप ली थी। बस इतनी सी बात है जियांग यांग, बाई यूजी। तो मैं बस सच में थोड़ा सो गया था। उनके चेहरों पर विश्वास देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। सच कह रहा हूँ, मैं बस नॉर्मली सो गया था। ठीक है, हम तुम पर यकीन करते हैं। ओके, वैसे भी तुम और बाई लोयान एंड में साथ ही होने वाले हो। मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, पर मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मेरे बड़े भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चलो ठीक है, हम सच में तुम पर भरोसा करते हैं। वे कुछ पीना चाहोगे? मुझे सच में थोड़ी प्यास लगी थी। हमें क्या पीना चाहिए? जियांग यांग और बाई यूजी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वो मुझे 8वीं मंजिल पर बने छोटे से बार में ले गए। झांग वानकिंग और बाकी सब भी वहीं थे। मुझे वहां पहुंचते देख मेरी बड़ी बहन कुछ कदम आगे आई। चेन, ठीक तो है ना? मैं इस सवाल से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कि उन्हें मेरे एंकल में मोच आने के बारे में पता है। अब मैं एकदम ठीक हूँ। झांग वेनकिंग छोटे से बार के पीछे खड़ी थी, हाथ में शेकर लिए। जीजू, आप क्या पीना पसंद करेंगे? तो मैंने ग्लासेस में रखे उन रंग बिरंगे लाल और हरे लिक्विड्स को देखा। मुझे कोई लो अल्कोहल वाली ड्रिंक दे दो। मैंने पहले कभी ड्रिंक नहीं की है। झांग वेनकिंग ने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए।
बिल्कुल। फिर वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से ड्रिंक मिक्स करने लगी। उसने जानबूझकर कुछ डिफिकल्ट मूव्स भी परफॉर्म किए। उसे देखकर मेरी तो आंखें ही फटी रह गईं। मैंने तालियां बजाकर और सीटी मारकर उसे अप्रिशिएट किया। झांग वेनकिंग और भी ज्यादा जोश के साथ परफॉर्म करने लगी। एक ग्रेडिएंट ब्लू कॉकटेल मेरे सामने स्लाइड होकर आई। ट्राई करके देखो, इस ड्रिंक में अल्कोहल कंटेंट बहुत कम है। मैंने ग्लास उठाया, पहले उसे स्मेल किया, फिर एक बार में ही गटक गया। खत्म करने के बाद मुझे लगा जैसे अभी मन नहीं भरा है। नहाने के बाद बाई लोयान ने भी बाहर आकर कुछ ड्रिंक्स लेने का प्लान बनाया था, पर जैसे ही वो अंदर आई उसने मुझे छोटे से बार पर लुढ़का हुआ देखा तो वो तुरंत चलकर पास आई। जियांग चेन बाई लोयान ने झांग वेनकिंग की तरफ थोड़ी ठंडी नजरों से देखा। ये झांग वेनकिंग ने ऑकवर्ड होकर अपनी नाक छुई। लोयान दीदी, मुझे सच में नहीं पता था कि जीजू की अल्कोहल टॉलरेंस इतनी बेकार है। वो बाई लोयान ने बार पर रखे वो दर्जन भर ग्लासेस देखे। क्या उसने ये सब पी लिए? झांग वेनकिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। और बाई लोयान की आवाज इतनी तेज थी कि सुनाई देना मुश्किल था, तो उसकी टोन थोड़ी ठंडी थी। उसने कितनी पी हैं? झांग वेनकिंग ने धीरे से एक उंगली उठाई। वो बाई लोयान की नजरें और भी ठंडी हो गईं। एक ग्लास बाई लोयान के एक्सप्रेशन फ्रीज हो गए। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। इसने एक ग्लास पी और इतना ड्रंक हो गया। सिर्फ बाई लोयान ही नहीं, तो बाकी लोग जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था वो भी दंग रह गए। तो बाई लोयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी है, फिर तुमने इसे आराम करने के लिए कमरे में वापस क्यों नहीं पहुंचाया? बस यहीं लुढ़का हुआ छोड़ दिया। ये कहते हुए बाई लोयान ने मुझे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। झांग वानकिंग ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश की। रहने दी दो, मत करो। जैसा सबने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। बाई लोयान ने बड़े आराम से मुझे उठा लिया। झांग वानकिंग ने फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ पीछे खींच लिया। इम्पॉसिबल। तभी गुस्से से भरी एक आवाज सुनाई दी। किस बेसिस पर तुम इसे टच कर सकती हो? पर मैं नहीं कर सकती। बाई लोयान ने मुड़कर देखा। जियांग वानरू एक तरफ बैठी हुई थी। बाई लोयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तेरे चेहरे को क्या हुआ? तो बाकी सब लोग जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, आखिर उनसे और कंट्रोल नहीं हुआ। सबके सब जोर जोर से हंस पड़े। पता चला कि थोड़ी देर पहले जियांग वानरू भी मुझे रूम में ले जाने के लिए उठाना चाह रही थी, पर जैसे ही उसका हाथ मेरे कंधे पर पड़ा मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। कोई भी मेरे पास नहीं आ पा रहा था, इसीलिए सबने मुझे उस छोटे से बार पर ही छोड़ दिया था। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि जैसी बाई लोयान आएगी सब बदल जाएगा। ठीक था, हाथ लगाना भी ठीक था और मुझे हक करना भी ठीक था। ये सच जानकर बाई लोयान मुस्कुरा दी। ऐसी यूनिक फेवरेटिज्म किसे पसंद नहीं आएगी? जियांग वानरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो मेरे भाई को मुझे दे दो, मैं इसे वापस ले जाऊंगी। बाई लोयान ने उसे एक लुक दिया और फिर उसने मुझे देखा जो शांति से अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसने धीरे से मुझे जियांग वानरू की बाहों में शिफ्ट कर दिया। इससे पहले कि जियांग वानरू की मुस्कान खिल पाती, मैंने फिर से उसके चेहरे पे एक तमाचा जड़ दिया। तो सबके एक पल के शौक के बाद इतनी जोर हंसी गूंजी की छत ही फट जाए। उस हंसी ने मुझे मेरी नशे वाली हालत से जगा दिया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली मुझे बाई लोयान का ब्यूटीफुल चेहरा दिखा। तो मेरी नजर ऊपर गई और मैंने बाई लोयान को देखा। मेरी नजर ऊपर गई और मैंने बाई लोयान को देखा। तो उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने हाथ बढ़ाकर बाई लोयान के गालों को अपने हाथों में भर लिया। बाई लोयान, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जियांग चेन, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। इससे पहले कि लोयान अपनी बात पूरी कर पाती मैंने उसके अट्रैक्टिव लाल होठों को चूम लिया। मैंने तुम्हें किस कर लिया। मेरी नशे में डूबी आवाज गूंजी। छोटा सा बारतूर एकदम सन्नाटे में डूब गया। बाई लोयान एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर उसने अपने होंठ भींच लिए। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। मैं जियांग चेन को वापस उसके कमरे में ले जा रही हूँ, ये कहकर बिना किसी को बोलने का मौका दिए वो मुझे बार से बाहर ले जाने में हेल्प करने लगी। मेरे कमरे में वापस आने के बाद बाई लोयान तुरंत नहीं गई। अभी वाले किस को याद करके बाई लोयान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी नजरें मेरे पतले होठों पर टिक गईं। वो बाई लोयान धीरे से नीचे की ओर झुकी। मैं जब उसके होठ मेरे होठों से बस 1 सेंटीमीटर दूर थे वो रुक गई। हमारी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। देवदार की ताजा खुशबू और अल्कोहल की हल्की महक ने बाई लोयान को भी थोड़ा मदहोश कर दिया। जाने दो, आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जैसे ही बाई लोयान ने कहा कि वो मुझे छोड़ रही है, मैं अचानक आगे बढ़ गया। एक बार फिर से टच हुए बाई लोयान की आंखों की गहराइयों में कुछ चमक उठा। इस बार उसने खुद को नहीं रोका और मुझे पागलों की तरह किस करने लगी कि मैंने सपना देखा कि मैं बादलों पर तैर रहा हूँ और लौट रहा हूँ। अचानक कुछ बदतमीज परिंदे मुझे परेशान करने आए तो मैंने एक को थप्पड़ मारकर भगा दिया। तो मुझे उन्हें मारने में बड़ा मजा आ रहा था कि तभी मैंने देखा कि बाई लोयान आ गई है। उसने व्हाइट आउटफिट पहना था और वो एकदम परी जैसी लग रही थी। मैं तो बस देखता ही रह गया। बयान ने हाथ बढ़ाकर मुझे हक कर लिया। मैंने जरा भी स्ट्रगल नहीं किया, पर अचानक वहाँ कोई और आ गया। वो मुझे बाई लोयान की बाहों से छीनना चाहते थे, तो मैंने बिना सोचे समझे काम कर दिया। मैंने उस इंसान को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो बंदा थप खाकर दूर गिर गया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने पीछे मुड़कर बाई लोयान को किस कर लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं।
और जब मुझे थोड़ा होश आया तो मेरी सांस थोड़ी फूल रही थी। मेरे मुंह से एक हल्की सी अनकंफर्टेबल आवाज निकली। उसके तुरंत बाद मेरे कान में बाई लुयान की आवाज आई, सांस लो बुद्धू जियांग चेन। मैंने ओबीडियंटली सांस ली, पर मेरी सांसें फिर से चोरी हो गई। तो धुंधलेपन में मैंने अपनी आंखें खोल देखा कि बाई लुयान मुझे किस कर रही है। अच्छा, तो बाई लुयान मुझे किस कर रही थी। बढ़िया है, जब तक कोई और नहीं था तब तक सब ठीक है। उसके बाद मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। बाई लुयान उस किस में थोड़ी खोसी गई थी। जब रुकी तो उसे एहसास हुआ कि मैं तो सो चुका हूँ। वो बाई लुयान हंस पड़ी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सो जाऊंगा। उसकी पतली सफेद उंगली धीरे से मेरे होठों को छूने लगी। उसने मुझे फिर से किस करने की इच्छा को जैसे तैसे दबाया तो बाई लुयान ने मुझे फिर से अच्छे से कंबल ओढ़ा दिया। तो फिर वो खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। तो बाहर वाले कमरे में उसने एक पल के लिए खुद को संभाला। तो फिर उसने दरवाजा खोला तो कुछ लोग धड़ाम से अंदर गिर पड़े और पता चला कि जियांग वानरू और बाकी सब वहाँ बातें सुनने आए थे। जियांग वानरू की नजर भी टिक गई। बाई लुयान के होंठ साफ तौर पर सूजे हुए और लाल थे। तो बाई लुयान, तुमने मेरे भाई को किस किया? तो बाई लुयान का चेहरा एकदम शांत था। ये जियांग चेन था जिसने शुरुआत की थी। बेशर्म बाई लुयान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की इंसान निकलोगी। तो तुमने मेरे भाई के नशे में होने का फायदा उठाया। अब बाई लुयान के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जियांग वानरू इतनी गुस्से में थी कि वो आगे बढ़कर उसे मारना चाहती थी, पर झांग वानकिंग और बाकी सब ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जियांग यांग को फिक्र थी कि कहीं सब मुझे जगह ना दे। यूसी और मैं आज रात रुककर छोटे चेन का ख्याल रखेंगे, तो बाकी सब जाना चाहें जा सकते हैं। अब बस यहाँ मत रुको, ये कहकर जियांग यांग ने दरवाजा बंद कर दिया। जियांग वानरू और बाकी सब हॉलवे में खड़े एक दूसरे को देखने लगे। जियांग वानरू ने गुस्से में बाई लुयान को घूरा, चलो ड्रिंक करते हैं। आज रात भागने की हिम्मत मत करना, आज तो कंपटीशन होगा। बाई लुयान का चेहरा नहीं बदला और उसने सिर हिला दिया। ठीक है। झांग वानकिंग को तो वैसे भी ड्रामा और चीजों को बड़ा बनाना पसंद था। जल्द ही उन दोनों के सामने अल्कोहल के 10 ग्लासेस लाइन से लगा दिए गए। हर एक ग्लास ऊपर तक भरा हुआ था। झांग वानरू ने एक ग्लास उठाया। उसके होठ का कोड़ा थोड़ा फड़क रहा था, तो उसने बाई लुयान की तरफ एक प्रोवोकेटिव लुक दिया। खैर, बाई लुयान ने भी अपने सामने रखा पहला ग्लास उठा लिया। उसने झांग वानरू के ग्लास से अपना ग्लास हल्का सा क्लिंक किया, फिर सिर पीछे झुकाकर पूरा गटक गई। फिर दूसरा ग्लास, फिर तीसरा ग्लास। वो दोनों एक के बाद एक बस पीते ही जा रहे थे, जैसे ग्लासेस में अल्कोहल नहीं बल्कि पानी भरा हो। झांग वेनक्सिंग और जी सिकिंग साइड से उन्हें चीयर कर रहे थे। तो गोशु अपना सिर हिलाया जिस तरह से वो दोनों पी रहे थे उसे देखते हुए। उस दिन के आखिर में बार में सिर्फ 1.5 लोग ही होश में बचे थे। एक थी गुस्सू और आधा इंसान थी बाई लुइन। उन 3 पियक्कड़ों को उनके कमरों तक छोड़ने के बाद गुस्सुए बाई लुइन को उसके कमरे तक वापस ले गई। लुगुसुए ने बाई लुइन से कुछ कहा। बाई लुइन पीछे मुड़ी। चेहरा अभी भी वही कोल्ड सा था, पर उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी लाली थी। गुस्सुए मुस्कुराई, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपना ट्रू लव मिल गया। उसका ख्याल रखना, मैं रखूंगी। सुबह जब मैं उठा तो मेरे सिर में जोरों का दर्द हो रहा था। मैं जैसे तैसे उठकर बैठा और देखा कि जियांग यांग और बाई यूसी मेरे बगल में सो रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे और पूरी तरह से स्लीपिंग कर रहे थे। मैं याद करने की कोशिश की कल रात क्या हुआ था, तो मुझे सिर्फ याद आया कि मैं अल्कोहल पी ली थी और फिर मैं लग रहा था कि मैं ड्रंक हो गई। मैं पहले का ड्रिंक नहीं कर चुकी थी, इसलिए मेरी टॉलरेंस का पता नहीं था। लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी टॉलरेंस इतनी खराब होगी। बस एक ही ग्लास और मैं आउट हो गई। मैंने अपने थोड़ा गड़बड़ छोटे बालों को रफल किया। कल रात की कुछ टुकड़े टुकड़े वाली इमेजेस मेरे दिमाग में धुंधले धुंधले उभर आईं। मैं लगता है मैं ड्रंक होकर किसी को मार पड़ी। मैं ठीक याद नहीं कर पाई कि मैंने किसको मार दिया। मैं जल्दी मुड़कर देखी कि मेरे बगल में कौन कौन स्लीप कर रहे हैं। तो उनके चेहरों पर कोई हैंडप्रिंट नहीं था, तो शायद मैंने जियांग यांग या बाई यूजे को नहीं मारा। मैं चुपके से राहत में सिस किया, तो मैं थोड़ा और याद करने की कोशिश की। फिर मुझे वो ड्रीम याद आया जहां मैं एक्टिवली बाई लुयान को चूम रही थी। क्या सच में मैं बाई लुयान को चूम गई थी? ब्रदर चेन, तो तुम क्या मटर कर रहे हो? सिर घुमाकर मैंने बाई यूजे की नींद भरी आंखों से मुलाकात की, तो मुझे थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ। कुछ नहीं, तो तुम फिर से स्लीप कर लो। बाई यूक्सी ने इस पे शिष्ट नहीं रहा और सच में फिर लेट कर सो गई। मैं बिस्तर से उठी और अपनी मॉर्निंग रूटीन शुरू की। चेहरा धोते हुए ने देखा कि मेरा मुंह थोड़ा सूजा हुआ था। बाई लुइन को चूमते हुए की इमेज फिर से मेरे दिमाग में बाढ़ की तरह आ गई। क्या मैं सच में बाई लुइन को चूमा था? जियांग यांग और बाई यूक्सी के उठने के बाद पता चला कि मैं वाकई किसी को हिट कर दिया था और साथ ही अपनी ही बहन को भी हिट कर दिया था। तो ये सवाल कंफर्म हो गया। जियांग वानरू, मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या मैं वाकई किसी को हिट किया? मैं कल रात का सीन याद करने लगा। जियांग यांग और बाई यूक्सी हंसी रोक नहीं पाए। दोनों ही बिस्तर पर लाफिंग करते करते लुढ़क रहे थे। इसे सुनकर मुझे बहुत एम्बारेस फील हुआ। जियांग यांग ने अपना आर्म मेरे कंधे पर रख दिया। डोंट वरी सिस्टर, तुझे ब्लेम नहीं करेगी। चाहे जियांग यांग और बाई यूसी ने ऐसा कहा हो, मैं अभी भी थोड़ा वरीड था। मैंने कुछ गलती कर दी थी।
इसलिए मुझे उसका रिकॉम्पनसेशन ढूंढना पड़ा। मैंने 8th फ्लोर की किचन उधार ले ली और जियांग वानरू के लिए कुछ कुक करने का फैसला किया। जियांग वानरू को अपोलॉजी देने के लिए मैंने कुकिंग पूरी की और बाहर आया, पर 8th फ्लोर पर किसी को नहीं मिला। तब मैं सोच रहा था, तभी गुशियू बाहर आई। क्या तुम जियांग वानरू और बाकी लोगों को ढूंढ रहे हो? वो सब ड्रंक हैं, शायद अभी भी सो रहे होंगे। ड्रंक? मेरी सिस्टर की अल्कोहल टॉलरेंस इतनी बुरी नहीं है। कल रात उन्होंने कितना ड्रिंक किया? गुशियू के चेहरे पर एम्बारसमेंट की एक झलक दिखी तो उसने अपना चेहरा स्क्रैच किया, ज्यादा नहीं। पर स्पष्ट रूप से कोई भी उन बातों पर भरोसा नहीं करेगा कि मैं के। गुशियू एक सेकंड हिचकिचाई और फिर बोली, जियांग वानरू थोड़ा परेशान थी कि तू लुओ यान से किस कर ली तो उसने उसे ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट में खींच लिया। तो मैं रसोई में वापस गया और उनके लिए हैंगओवर सूप बना रहा। मैं दरवाजे पर खटखटाया, बहन तू जागी है क्या? मैं कमरे में कोई हलचल सुनने के लिए बारीकी से सुन रहा था, पर इस कमरे की साउंड प्रूफिंग इतनी बढ़िया थी कि कुछ भी नहीं सुनाई दिया। तो काफी टाइम इंतजार करने के बाद मैं फिर से दरवाजे पर खटखटाया। इस बार ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दरवाजा जियांग वानरू ने खोल दिया। जियांग वानरू का चेहरा अभी भी सूजा हुआ था और उसके बाल गड़बड़ थे। अभी अभी वो उठी ही थी। इसी वक्त मुझे समझ आया कि मैं अपनी बहन को मार रहा हूँ। सॉरी। जियांग वानरू का दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। फिर उसे समझ आया कि मैं उसके चेहरे की बात कर रहा हूँ। फिर उसे याद आया कि मैं कल रात ड्रंक था। बाई लुयान को कस के गले लगाकर और यहाँ तक कि एक किस भी शुरू कर दिया। उसकी एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। मैंने वो सेंसिटिवली फील किया। जियांग वानराव का मूड ठीक नहीं था। मैंने अपना सिर और नीचे झुका दिया। बहन, मैं सच में सॉरी हूँ। तो मैं कल रात ड्रंक था, नहीं पता कि मैं तुझे ऐसे मार दूंगा। उसने मुझे माफी मांगते हुए सिर झुके देख लिया। वो दयालु सा लुक देख के उसका दिल सॉफ्ट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, पर आगे से अल्कोहल को छूना बंद कर दे। मैं जल्दी जल्दी सिर हिलाया। आखिरकार मेरी अल्कोहल टॉलरेंस एक ग्लास ही है। पहले हैंगओवर सूप पी ले, फिर कुछ खा ले। जियांग वानरू ने चमकीली मुस्कान दी। तो वो मुझे अंदर आने देनी थी, तभी अचानक बेयू की सी आवाज हॉलवे से गूंजी। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मेरी बहन के साथ कुछ हुआ है। जैसे ही मुझे बे लुयान के साथ कुछ हुआ पता चला, मैंने अपने हाथों में ट्रे को जियांग वानरू की बाहों में धकेल दिया। शब्दों को पीछे छोड़ते हुए मैं जांचने गया और दौड़ने की तरफ मुड़ गया। जियांग वानरू ने अपने हाथों में चीजों को खाली खाली देखा। फिर उसने मेरा पीछे का हिस्सा देखा जब मैं बिना पीछे देखे भाग गया। उसके होठों के कोने नीचे के मैं सीधे बे लुयान के कमरे में घुसा और देखा कि बे लुयान आधा हेडबोर्ड पर झुके हुए। शोर सुनते ही उसका चेहरा असहज लाल हो गया। बे लुयान ऊपर देखी, समझी कि वो मैं हूँ। उसके होठों के कोने मुस्कान में बदल गए। तू यहाँ क्यों आया? मैंने यूसी को कहा सुन रखा था कि तेरे साथ कुछ हुआ है, तो मैं चेक करने आया। बयोयान ने दरवाजे पर बे यूसी के गॉसिपी चेहरे को एक झलक दी। फिर उसने मुझे नरम आवाज में बताया, कोई बात नहीं यार, बस हल्का सर्दी और थोड़ा बुखार है। तो मैं तुरंत बाई लुयान के माथे पर हाथ रख दिया। मैं भाव में चढ़ाकर बोला, का फर्स्ट एड किट कहाँ है? बाई यूसी ने कहा, कपता है, मैं ले आता हूँ। ले लेता हूँ। थोड़ी देर बाद बाई यूसी ने फर्स्ट एड किट लाया। मैंने अंदर एक थर्मामीटर निकाला। मैंने उसे हिलाया और बाई लुयान को दे दिया। बाई लुयान ने आज्ञाकारी ढंग से ले लिया और बगल में रख दिया। मेरी चिंतित अभिव्यक्ति देखकर उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, फिक्र मत करोगा। मैंने होठों को दबा रखा और कुछ नहीं कहा। मैं बिस्तर के पास बैठा और थर्मामीटर का टाइम देख रहा था। बाई के लुयान ने धीरे से आ भरी। टाइम खत्म हो गया। उसने थर्मामीटर निकालकर चेक किया। उसका चेहरा नहीं बदला। तो जब मैं उसे देख लेता रहा तो मेरी आंखें तुरंत बड़ी हो गई। 29 डिग्री हो गया। मैं बेचैन होकर बोला, ऐसा नहीं चल सकता, हम अस्पताल चलेंगे। लेकिन बाई लुयान ने धीरे से मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं, थोड़ी दवा ले लो, फिर ठीक हो जाएगा। तू बाई लुयान, तू अपने बॉडी को ऐसे ही क्यों नहीं संभालती? मैंने देखा कि बाई लुयान अपनी बॉडी की परवाह नहीं कर रही थी और थोड़ा गुस्सा हो गया। तो ये पहली बार था जब मैं उससे गुस्सा हुआ। दरवाजे पर चुपके से सुनते हुए बाई योक्सी भी डर गई। वो चुपचाप निकल गया। बाई लुयान वही चेहरा बनाए रखी। तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैं बच गया। और बाई लुयान फिर भी मुझे अपने बिस्तर के पास बैठाने के लिए खींचती रही। उसने धीरे से कहा, अतु गुस्से में है क्या? मैं इतना गुस्से में था कि बोल भी नहीं पाया। इसे देखकर बाई लुयान फिर भी क्यूट एक्ट करती रही। तो मैं सच में ठीक हूँ, पूरी हेल्थ में हूँ। मैं अभी बीमार हूँ, दवा लेके और आराम करके जरूर ठीक हो जाऊंगा। उसी वक्त बाई यूक्सी अंदर धड़ाम से घुस आई। तो डॉक्टर जैसा दिखने वाला लीडर लाया। डॉक्टर यहाँ है, डॉक्टर यहाँ है। डॉक्टर बिस्तर के पास आया। मैं रास्ता बनाना चाहता था, पर बाई लुयान मेरे हाथ को छोड़ने से मना कर दी। डॉक्टर ने बाई लुयान की जल्दी से जांच की। वो भौहें चढ़ाकर बोला, शायद उसे इंजेक्शन चाहिए। बाई लुयान को इनकार करने का मौका भी नहीं दिया। मैं तुरंत बोला, तब उसे शॉट दे दो। ठीक है, शॉट ले लो। पर डॉक्टर फिर भी बाई लुयान की ओर एक नजर मार गया। उसके सिर हिलाने को देखकर डॉक्टर ने लाए हुए बॉक्स से इंजेक्शन का सामान निकाला। तो मैंने देखा कि बाई लुयान अभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। तो मैंने कहा, हाथ छोड़ दे। बाई लुयान मुस्कुराई, पर उसका हाथ अभी भी नहीं छोड़ा। वो बाई लुयान ने मेरा हाथ छोड़ दिया। बाई लुयान को पूरी तरह पता था, फिर भी पूछी कि अगर शॉट ले रहे हो तो यहाँ बैठकर देखेगी।
असल में मैं कहना चाहता था कि शॉर्ट के लिए पैंट नीचे खींची पड़ती है। क्या तू चाहती है मैं यहाँ खड़ा होकर देखूं? फिर डॉक्टर ने सुई तैयार की, बाई लोयान की आस्तीन घुमा दी और बाँ में इंजेक्शन लगा दिया। शॉट झटपट खत्म हो गया। इंजेक्शन खत्म होते ही डॉक्टर ने कुछ निर्देश दिए और निकलने वाले थे, लेकिन निकलते पहले एक बात और कहे। असल में बुखार कम करने वाले शॉट्स जरूरी नहीं कि गुदा में लगे। ऐसा कहते ही डॉक्टर जल्दी से निकल गया और मैं बिस्तर के पास लाल चेहरा लेकर बैठा रह गया। पर मैं निकलना चाहता था, पर बाई लुओ यान मेरी कलाई पकड़ रही थी। मैं अपना चेहरा ढकना चाहता था, पर बाई लुओ यान अभी भी मेरी कलाई पकड़ कर ही थी। शॉट के बाद तू ठीक लग रहा है क्या? बाई लुओ यान अभी भी थोड़ा असहज लग रही थी, तो उसकी खूबसूरत बांस जैसी भौहें थोड़ा सिकुड़ी हुई थी और आवाज बहुत खराश वाली थी। मैं अपने हथेली के नीचे की गर्मी को बढ़ती हुई महसूस कर रहा था। दिल में थोड़ा फिक्र हो रहा था, गतेरे कपड़े सारे गीले हैं, बदलने चाहिए क्या? लुओ यान ने आंखें नीचे करके मेरी ओर झटके से देखा, तो उसकी गहरी आंखों में अब छोटे छोटे चमकते स्पार्क झिलमिला रहे थे। तो शॉट के बाद मेरी बाहों में ताकत नहीं बची। ये तू मेरी मदद के एक लाइन, वो बोलते ही निकल गया। मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं खड़ा हुआ, जल्दी जल्दी बाथरूम की ओर गया और थोड़ी देर में वापस आया। गर्म पानी का बासिन, क्या तुम्हारे कपड़े अलमारी में हैं? बाई लुओ यान कमजोर तरीके से बिस्तर की हेडबोर्ड पर झुकी। उसकी आवाज बहुत ही कोमल थी। मैंने अलमारी से साफ कपड़े निकाले। मैं अंडरवियर की दराज को एक झटके से देखा और थोड़ा हिचकिचाया। फिर मैंने अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाई लुओ यान के कपड़े उतारने का इंतजार कर रहा था, पर बाई लुओ यान खुद से ऐसा करने का मन नहीं बना रही थी। तुम बदलने वाली नहीं हो? मेरे हाथों में ताकत नहीं बची। मैं कुछ सेकंड हिचकिचाया और बाई लुओ यान के पास बैठ गया। मेरी उंगलियों ने उसकी पायजामा के बटन की ओर बढ़ना शुरू किया। आखिरकार अचानक कुछ दिमाग में आया और मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को बुला लूं। बाई लुओ यान निराश दिखी। लगता है अब मेरे हाथों में थोड़ी ताकत आ गई है और मैं खुद बदल लूंगा। मैं जल्दी से बाहर गया। बाहर वाले कमरे में बाई लुओ यान की कोई निशानी नहीं थी। मैंने सोचा बाई लुओ यान शायद नहीं खा पाई होगी, इसलिए फिर से रसोई में गया। खुद को पहुंचने के बाद बाई लुओ यान चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, नींद की ललक में। तो उसने आंखें बंद कर ली, खुद को ड्रीमलैंड की ओर ले जाने दिया। और पर जैसे ही वो नींद में डूबी, उसने बाहर वाले कमरे से आवाज सुनी, इसलिए धीरे धीरे आंखें खोल ली। मैं ट्रे लेकर अंदर आया। बाई लुओ यान आधी आधी बिस्तर की हेडबोर्ड पर झुकी हुई थी। मैं सोच रहा था कि जियांग चेन अब मेरे बारे में केयर नहीं करेगा, तो मैं बस तुम्हारे लिए कुछ कुक करने आया। तो तुम शायद अभी तक नहीं खाए ना? तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, यही सच्चाई थी। बाई लुओ यान ज्यादा बीमार नहीं होती थी, तो पर अभी उसे खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो मैं अजीब तरह से उस बाजरा की खिचड़ी के बाउल की ओर देखा जो मैंने तैयार की थी। तुम थोड़ा खा लो। तो बाई लुओ यान कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर घूरती रही। मैं थोड़ा हिचकिचाया, चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। बाई लुओ यान के होठों के कोनों पर अचानक एक स्माइल आ गई। अब फिर मुझे जियांग चेन को ट्रबल करना पड़ेगा। उसके शब्दों से मुझे थोड़ा एम्बारस्ड महसूस हुआ। मैंने बाजरा की खिचड़ी वाला बाउल उठाया, एक चम्मच भर ली और धीरे से उस पर हवा फूंकी। अब फिर मैं उसे बाई लुओ यान के होठों तक पहुंचाया। अब बाई लुओ यान ने मुंह खोला और लगभग बिना हिचकिचाए खा लिया। उसके जोर से खाने को देखकर मैंने एक और चम्मच ली और फिर से उस पर हवा फूंकी। फिर मैं उसे उसके मुंह तक ले गया। एक एक चम्मच ऐसे ही बाजरा की खिचड़ी वाला बाउल खत्म हो गया। क्या तुम थोड़ा और खाना चाहोगी? बाई लुओ यान ने धीरे से सिर हिलाया और मैंने सिर हिलाया और ज्यादा नहीं दबाया। मैंने खाली बाउल को एक तरफ रख दिया। तो तुझे थोड़ा स्लीप लेना चाहिए। अभी अभी मैंने देखा कि तू थोड़ा नींद जैसा लग रहा था। अगर मैं सो जाऊं तो क्या तू चलेगा? मैं ठहर गया। जब उसने मेरी हिचकिचाहट देखी तो बाई लुओ ने आंखें नीचे कर ली, आवाज में कैजुअल टोन में बोली, ठीक है, तू अब तक मेरी देखभाल में बहुत मेहनत कर रहा है और आराम कर, मैं ठीक हूँ। तो मैंने उसकी अभी भी फीकी चेहरे को देखा और मेरा दिल नरम पड़ गया। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, ये तेरे साथ रहेगा। तो मैं कमरे में तुझे अकेला छोड़ने से सहज नहीं हूँ। तो क्या मैं पहले खा लेता हूँ फिर वापस आऊँ? ठीक है, जल्दी चल। मैं ट्रे को बाहर ले गया खाने के लिए। मैं पूरी सुबह व्यस्त रहा और अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। उस समय बाकी लोग भी रेस्टोरेंट में खा रहे थे। तो जब मैं दरवाजे पर आया तो देखा वो सब दरवाजे की ओर देखे। जियान यांग और बाई यूसी ने मेरे पीछे देखा, पर बाई लुओ यान नहीं दिखी। मेरी बहन कहाँ है? तो मैंने कहा, तेरी बहन खाने के बाद ही सो गई। तो फिर वो ठीक है। मैंने सिर हिलाया, अब बहुत बेहतर। मैं ठीक नहीं हूँ, खाने के बाद मैं उसे चेक करूंगा। तो मैं बाद में उसे चेक करने जाऊंगा। यह सुनकर जियांग वान रू थोड़ा नाखुश हो गया। एक पल सोचा और बोली, छोटे चेन, बाई लुओ यान की सेहत बहुत अच्छी है। वो साल भर वर्कआउट करती रहती है। उसका बॉडी बिल्कुल टॉप नॉच है। तो बस हल्का जुकाम है, कुछ नहीं। एक अकेला लड़का और लड़की साथ में तेरी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो मैं जानता था कि वो सही है, पर फिर भी मैं फिक्र किए बिना नहीं रह सका, खासकर क्योंकि अभी अभी बाई लुओ यान को डिग्री का बुखार था। मैं बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। मैं इसे अपनी बहन से छुपाने की प्लान बना रहा था। तो मैं बाद में चुपके से बाई लुओ यान की देखभाल करूंगा। बाहर से तुम हाँ कह दी। खाने के बाद मैंने कहा, मैं भी थोड़ा अनवेल फील कर रहा हूँ। तो फिर मैं अपने रूम में वापस गया। बाकी लोगों के भी अपने काम थे, वो भी अपने अपने रूम में चले गए। मैं लगातार हॉलवे में हो रही मूवमेंट्स पर ध्यान देता रहा।
कि जब देखा कि सब अपने रूम में वापस चले गए, मैं चुपके से अपना दरवाज़ा खोल लिया। मैंने बाय लोयांग का रूम कार्ड इस्तेमाल करके चुपके से उसका दरवाज़ा खोला, फिर अंदर घुस गया। मैं धीरे धीरे अंदर वाले रूम में गया और देखा कि बाय लोयांग जो आराम कर रही थी अब हेडबोर्ड पर झुकी हुई थी। लैपटॉप उसके लैप में रखा था। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो? बाई लोयांग ने मुझे देखा, उसके होठ का कोना हल्का सा उठ गया। उसने अपने बगल की जगह को थपथपा दिया, तो मैं वहीं बैठ गया और लैपटॉप की ओर एक झलक मारी। वो सब दस्तावेज थे जो मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम बीमार हो तो तुम ठीक से आराम क्यों नहीं कर पा रहे? बाई लुओयान ने माफी भरी मुस्कान दी। ये काम बहुत इमरजेंट है, असल में मैं बाई लुओयान को दोष देना नहीं चाहता था, तो मैं बस दिल का दर्द महसूस कर रहा था। बाकी लोग सिर्फ एक अमीर वारिस की ग्लैमरस बाहरी छवि देखते हैं, तो वे कभी नहीं सोचते कि उस ग्लैमरस बाहरी रूप के नीचे एक ऐसी मेहनत छिपी है जो आम आदमी से कहीं ज्यादा है। बाई लुओयान ने मेरी आवाज में उदासी सुनी, तो उसने लैपटॉप को किनारे रख दिया और मेरी बाहों में झपटा, मेरे पीछे झुक गई। आंसू भरी आंखें मुझ पर टिकी और मैं तुरंत नरम हो गया। बस थोड़ा सा सिसकार रहा हूँ, जल्दी करो और काम करो, तो पे मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा ही दे रहा हूँ। तो बाई लुओयान ने फिर से अपना लैपटॉप उठाया और काम शुरू किया, जबकि मैं उसके बगल में चुपचाप बैठा उसका साथ दे रहा था। आधे घंटे से भी कम बाई लुओयान ने अपना काम खत्म कर लिया, तो मैं तुरंत कंप्यूटर को रख दिया और फिर बाई लुओयान को सीधे बिस्तर पर धकेल दिया। मैंने लुओयान का टेम्परेचर लिया। तापमान बस 38 डिग्री तर गया था। बुलकता कम करने वाला शॉट असरदार रहा। और जल्दी करो और रेस्ट कर लो, मैं यहीं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाई लुओयान ने कुछ नहीं कहा, पर उसके होठों की मुस्कान उसकी खुशी झलकाती थी। बाई लुओयान धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और जल्दी ही सो गई। मैंने लुओयान की कंबल को ठीक ठीक बिछा दिया, तो मैं बिस्तर के बगल में बैठा एक हाथ से ठुड्डी सहारा दे रहा था। मैं पलक झपके सोई हुई बाई लुओयान को घूर रहा था। सोते समय बाई लुओयान थोड़ी ज्यादा कोमल लग रही थी जागते समय की तुलना में। मेरी नजर बाई लुओयान के चेहरे के हर एक फीचर पर टिकी रही और जितना ज्यादा देखता रहा उतनी ही ज्यादा खूबसूरत लगती गई। तो थोड़ी देर देखता रहा और फिर मैं बिस्तर के पास ही सो गया। मैं गहरी नींद में डूब गया। फिर बाई लुओयान धीरे धीरे आंखें खोल गई और जब मैं फिर से जागा तो पता चला कि मैं बहुत गर्म था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, एक आकर्षक गर्दन दिखी। उसका मालिक थोड़ा हॉट लग रहा था। एक चमकती हुई पसीने की बूंद पास से लुढ़क गई, तो मैं ऊपर देखता हूँ और अचानक दो गहरी काली आंखों से मिल गया। तो मैं बस मुंह खोलने ही वाला था, तभी मेरे होठों को चूम लिया गया। हमारे होठों से बर्निंग हीट मुझ तक ट्रांसमिट हो गई, तो मैंने समझा बाई लुओयान फिर से फीवर में लग रही थी। ये टेम्परेचर पहले से साफ तौर पर और भी हाई था, तो मैं बाई लुओयान को धकेलना चाहता था, पर बाई लुओयान ने मुझे बहुत टाइट पकड़ लिया। लग रहा था कि मेरी स्ट्रगल से वो नाखुश है। बाई लुओयान उल्टी लेटी और मुझे सीधे अपने नीचे पिन कर दिया। वो फिर नीचे झुकी और मुझे फिर से किस किया, क्योंकि बाई लुओयान अभी भी स्टिल बीमार थी। मैं उसे धकेल नहीं पा रहा था। कमरा पूरी तरह काला था। मैं बाई लुओयान के एक्सप्रेशन को साफ नहीं देख पा रहा था। मुझे भी नहीं पता था कि अभी टाइम क्या हुआ है। हम लंबे टाइम तक किस करते रहे। बाई लुओयान थोड़ा सा सोबर हो गई लग रही थी। अंधेरे में वो चुपके से मेरी ओर देख रही थी, तो उसने धीरे से कहा, सॉरी। और फिर वो बिस्तर से रोल होकर बाथरूम की ओर रश कर गई, तो मैं बिस्तर पे स्टंट था। बाथरूम में रशिंग वाटर की आवाज सुनते ही मैं होश में आया और बैठा और बेडसाइड लैंप ऑन कर दिया। पहले ही शाम के 6 बज गए थे। बाहर पूरी तरह डार्क हो चुका था। अभी अभी अंधेरे में हमारे किस करने का सीन याद करके वो मेरे दिमाग में बार बार रिप्ले हो रहा था। मेरे कान पूरी तरह से रेड हो गए और बॉडी के किसी हिस्से में भी एक बदलाव फील हुआ। अभी तो बहुत डार्क था, कुछ भी दिख नहीं रहा था और सिर्फ सेज ही सबसे तेज थे। तो मैं बाई लुओयान का चुंबन साफ साफ याद कर रहा था, उसका टेम्परेचर, उसकी ब्रीथ। और जब बाई लुओयान बाथरूम में गई, मैं भी कूल हो गया था, तो मैं बिस्तर से उठ गया, पास के सोफा पर बैठ गया बाई लुओयान के बाहर आने का इंतजार करते हुए। एक पल बाद बाई लुओयान की खर्राने वाली आवाज बाथरूम से सुनाई दी, जियांग चेन, क्या तुम मेरे लिए एक सेट क्लॉथ्स ले आ सकते हो? ठीक है। मैं वार्डरोब का रास्ता चेक किया और एक सेट क्लॉथ्स निकाल लिया। इस बार उसने एक सेकंड हिचकिचा, फिर उसने जल्दी से ड्रॉर से एक आइटम निकाला और क्लॉथ्स में डाल दिया, जैसे कुछ नहीं हुआ हो वैसा दिखाते हुए। मैं बाथरूम के दरवाजे की तरफ चला। मैंने क्लॉथ्स ले आए। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला। मैंने चेहरा मोड़ लिया और क्लॉथ्स बाई लुओयान को दे दिया। फिर मैं जल्दी से हट गया। बाथरूम का दरवाजा फिर से बंद हो गया। ज्यादा देर नहीं हुई, बाई लुओयान पूरी तरह से कपड़े पहनकर बाहर आई। मैंने उसे थर्मोमीटर दिया, अपना टेम्परेचर ले लो। बाई लुओयान ने आज्ञाकारी ढंग से थर्मोमीटर उठाया और बगल में रख दिया। इंतजार का टाइम हमेशा बहुत लंबा लगता है। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, मैं देखने के लिए बेताब था। मरीज बाई लुओ ने आराम से थर्मामीटर निकाला। थर्मामीटर पर टेम्परेचर देखकर मैं राहत की सांस ली। फीवर नीचे गिर गया। बाई लुओयान चुपचाप सुनती रही, कुछ नहीं बोली। मैं बाई लुओयान की ओर देखा। हालिया घटना अनजाने में दिमाग में आ गई। अचानक मुझे लगा कि मैं यहाँ और नहीं रह सकता। अगर अब तुम्हें ठीक है तो मैं अपना वाक्य पूरा करने से पहले बाई लुओयान ने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी दयालु आंखें मुझ पर टिकी थी। झांग चेन, 2 बार मैं बिना पूछे तुझे किस कर चुका हूँ। मैं हैरान रह गया और फिर मेरे कान तुरंत लाल हो गए।
मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे पता है उस वक्त तू नशा में नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं नशा में नहीं था। छोटे चेन, मैं तुझे किस करना चाहता हूँ, मैं हमेशा करता आया हूँ। तो बाई लुओ यान की हल्की खराश में आवाज मेरे कान में गूंज उठी। बाई लुओ यान की सीधी बात ने मुझे थोड़ा उलझन में डाल दिया कि क्या कहूँ। वो कहने के बाद मैं उससे नजरें हटा ली। लुओ यान ने एक भौं उठाई। रजियांग के गौहर का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि तू जानती है मैं हमेशा से तुझे चूमना चाहता था, या फिर तू भी असल में चाहती है कि मैं तुझे चूमूं? मेरी सेप्पल 2 बार उछल गई। मैं हले से सांस ली और बेबस होकर बोला, तो कुछ चीजें तो तू खुद ही जानती है, इन्हें चुपचाप दिल में रख लेना ही काफी है। इनको जोर से मत बोल। मैं अपने पास बाई लुयान को नहीं देख रहा था। उसके होठों के कोने पागलपन से ऊपर की ओर मुड़ रहे थे। अचानक बाई लुया आगे बढ़ी और करीब आई। चूमते हैं। बाई लुयान बिना कुछ कहे मेरी ओर देख रही थी। वो धीरे धीरे मेरे सामने अपनी आंखें बंद कर गई। मैंने एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे रख दिया। मेरे होंठ सीधे उसके होंठों से लग गए। ये चुंबन पहले के किसी भी चुंबन से अलग था। ऐसा लगा जैसे मैं धीरे धीरे एक बेहतरीन डिलीकेसी का मजा ले रहा हूँ। हर बाइट का स्वाद बारीकी से महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत देर तक चूमे, इतना लंबा कि जब अलग हुए दोनों थोड़ा सांस फूल गया था। अब बाई लुयान ने अपना माथा मेरे माथे से लगा दिया। मेरी उंगलियों ने धीरे धीरे उसके होंठों को छू लिया। तो मैं बोला, सुनते हैं कि सर्दी तब सबसे ज्यादा फैलती है जब आप ठीक होने वाले होते हो। ये बाई लुयान एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर हंसी में फूट पड़ी। उसने मेरी कमर पकड़ी, फिर वो मेरे बाहों में खुद को डुबो ली। मैं नहीं समझ पाया कि बाई लुयान किस बात पर हंस रही थी, पर फिर भी मैं आज्ञाकारी ढंग से उसे गले लगाने दिया। पर मेरे दिल में मैं कुछ और ही सोच रहा था। क्या बाई लुयान और मैं अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा बदलाव करें? ये अम्बिगिटी ठीक नहीं लग रही। और जब उसने मुझे सोचते देखा, बाई लुयान ने धीरे धीरे बोला, जियांग चेन क्या सोच रहा है? तो मैं हमारी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा हूँ। क्या हमें इसे एक कदम आगे ले जाना चाहिए? जब बाई लुयान ने जवाब नहीं दिया तो मैंने खुद ही समझाया, मैंने शेन शियाओवेई को पहले ही छोड़ दिया है। अब मेरा दिल खाली है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी कुछ है तेरे लिए। बाई लुयान की उंगली धीरे धीरे मेरे होंठों पर रखी। जियांग चेन, मुझे ही कॉन्फेस करने दो, मैं अभी अभी समझाने वाला था। वह जब बाई लुयान की कोमल आवाज सुनाई दी, तो जियांग चेन, जब से मैं तुम्हें मिला पहले ही पल से, पहली नजर में ही मैं तुमसे लव में पड़ गया। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? और मैं तुम्हें पैम्पर करूंगा। लव यू, डेट मी, शादी के इरादे से, ठीक है? मैं नहीं उम्मीद किया था कि बाई लुयान इतनी सीरियस होगी। तो उसकी आंखों में चमकती रोशनी देखकर मैं भी इमोशन में आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए एग्री हूँ। तो बाई लुयान मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाया और मुझे टाइटली हक किया। मैंने हाथ बढ़ाया, बाई लुयान का चेहरा उठाया और उसके लिप्स पर किस किया। बाई लुयान ने अपनी बाहें मेरे गन के चारों ओर लपेट ली। लिंगरिंग, पैशनेटिक किस। और जब हम अलग हुए, हमारी दोनों लिप्स पर स्माइल थी। बाई लुयान बोली, तुमने नहीं कहा था कि किस करने से बीमारी फैलती है? मैं मजाकिया लहजे में बोला, क्या पहले के किसों ने तो नहीं फैला दिया? तो तुम पहले ही मुझे इन्फेक्ट कर चुकी हो क्या? बाई लुयान हंसी। उसने सहमति में सिर हिलाया। जियांग चेन सही कह रहा है। उसके बोलते ही दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर गए। जब मैं बाई लुयान के कमरे से बाहर गया, दरवाजा खोलते ही जियांग वेनरू दिख गया। जियांग युआन पर राव का चेहरा वही एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन था। उसने सिर घुमाकर मेरे बगल में बाई लुयान को देखा। उसने ठंडे अंदाज में स्नेयर किया, हो वैसे इस पूरे शहर को देखूं तो सिर्फ तुम ही मेरे छोटे भाई के लिए थोड़ा बहुत लायक हो ब्रो। तेरे और मेरे भाई के बीच का मामला उसकी बहन होने के नाते मैं अलोव करती हूँ। बाई लुयान ने हल्की हंसी दी। क्या अब तुम्हारी बारी है असहमत होने की? मैं बाई लुयान की ओर देखा, फिर जियांग वानरू की ओर। उनको सुलह करते देख मैं बहुत खुश हो गया। दीदी, बाई लुयान और मैं अब टुगेदर हैं। आगे उसकी बुलिंग मत करो। सबने वाव कर चिल्ला दिया। क्या यार, तुम दोनों टुगेदर हो? यह मुझे चौंका गया ब्रो। बाई लुयान ने उन पर नाराजगी भरी नजर डाली। हमने अभी अपनी रिलेशनशिप कंफर्म कर ली है। हम पहले ही किस कर चुके हैं। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जियांग वानराओ ने मुझको कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से देखा। छोटे चेन, शायद हमें रिकॉन्सिडर करना चाहिए। मैं पीछे खड़ी बाई लुयान की ओर देखा और थोड़ा मुश्किल से बोला, और बाई लुयान सही कह रही है, हम पहले ही किस कर चुके हैं। रिलेशनशिप को डिफाइन ना करना थोड़ा कमी नहीं लगेगा। बाई लुयान की कॉन्स्टिट्यूशन वाकई बहुत अच्छी थी। वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। हॉट स्प्रिंग ट्रिप भी खत्म होने वाली थी। हम निकलने की रात से पहले तो मैंने फैसला किया कि एक और हॉट स्प्रिंग स्नान करूं। आखिर में मैं यहाँ कई दिन से हूँ और अभी तक इसे बस एक बार ही एंजॉय किया है। इतनी बड़ी पूल और मैं ही अकेला उसमें था। ऐसा लगा जैसे मैंने पूरा जगह बुक कर ली हो। मैं आराम से पूल के किनारे पर झुक गया। गर्म पानी में डुबकी लगाते हुए मैंने एक सेटिस्फाइड सिस निकाल दिया और प्राइवेट बाथ में भी मीठा म्यूजिक बज रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे हाथ हॉट स्प्रिंग पूल के किनारे पर टिके हुए थे। मेरी उंगलियां रिदम के साथ धीरे धीरे टैप कर रही थी। डुबकी में इतना फफकश्त था कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि कोई प्राइवेट बाथ में चुपके से घुसा और हॉट स्प्रिंग पूल की धुंधली स्टीम की ओर टिपटोइंग कर रहा था। एक पतली सिलुट धुंधले तौर पर दिखी। वो व्यक्ति चुपके से पानी में घुस गया। मैंने एक आवाज सुनी। रिफ्लेक्स से सिर घुमा कर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तो मैं उलझन में सिर फिर से घुमा दिया।
पर ज्यादा देर नहीं हुई, मेरे पीछे एक और आवाज है। मैं फिर से देख रहा था, फिर भी कोई नहीं था। फिर तीसरी बार पीछे मूवमेंट सुनते ही मैं जल्दी में नहीं घुमा, बल्कि थोड़ा शांति से इंतजार किया। फिर अचानक घुमा। डैड, मैंने गाली दी। रिफ्लेक्स से एक कदम पीछे हट गया। नतीजतन मैं ठोकर खा गया और पानी में गिरने वाला था। अचानक मुझे लगा मेरी बाहों को एक सॉफ्ट हाथ ने पकड़ लिया। बाय लुयान मेरे पीछे खड़ी होकर मेरी कमर को गले लगा रही थी। मैंने उसकी ओर पलक झपकाई और पूछा, बाय लुयान, तुम यहाँ कैसे आई? ये तो पुरुषों का स्नान घर है। हम मुझे पता है, तुमको भी पता था, और फिर भी अंदर आ गई। क्या होता अगर मैं जियांग, यांग और बाकी लोग नहीं आ रहे होते? तो मैं तुम्हारे पीछे अंदर चली। मैं थोड़ा चकित रह गई। भले ही मैं यहाँ अकेली हूँ, फिर भी तुम अंदर नहीं आ सकती। बाय लुयान का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस था। जियांग चेन, तुम शायद मान नहीं पाओगी, पर मुझे थोड़ा अनफिटेड लग रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे चली। मैंने देखा कि वो सीरियस है तो और कुछ नहीं कहा। इसी वक्त एक खून झटके वाली चीख ने हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट की शांति को तोड़ दिया। तो बाई लुयान ने तुरंत मुझे किनारे की तरफ खींच लिया। तभी मुझे पता चला कि बाई लुयान क्या पहन रही थी। वो बिल्कुल हॉट स्प्रिंग का कपड़ा नहीं था। बाहर निकलते ही हॉलवे में पैनिक में दौड़ते लोग भर गए। वो लोग सब हॉट स्प्रिंग में स्नान करते हुए बाहर भाग निकले। तो सब पूरी तरह डिसेव्ड हो गए थे। कुछ लोग तो पूरी तरह नग्न भी थे। एक फ्रैंटिक औरत फल की चाकू थामे हुए दूसरों को चोट पहुंचा रही थी। जीसी चिंग हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट का मालिक था। हॉट स्प्रिंग्स में खून खराबा हुआ सुनते ही उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स बुला दिए। जीसी को देखते हुए चिंग लोगों के साथ पहुंचा। अब बाई लुयान ने परवाह करना बंद कर दिया और मुझे खींच लिया, निकलने का इरादा रखते हुए। एक और औरत चाकू लेके साइड से बाहर दौड़ती आई। बाई लुयान ने जल्दी से रिएक्ट किया। एक स्पिनिंग किक ने उस व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। मैंने उसे चिंतित चेहरे से देखा। ठीक हो, मुझे वो संभाल लेना चाहिए था। अगर तुम्हें चोट लग गई तो? बाई लुयान ने हंसते हुए कहा। जियांग चेन, क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? मैं टैekwondo में ब्लैक बेल्ट हूँ। ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मैंने उसे एक गहरी नजर मार दी। जी सिचेंग ने सिक्योरिटी गार्ड्स को उस व्यक्ति को बांधने के लिए ले गया। बाई लुयान का एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस हो गया। क्या तो तुमने साफ साफ जांच की? ये दोनों यहाँ कैसे घुस आए? इसी बात पर जी सिचेंग का एक्सप्रेशन भी बहुत सीरियस हो गया। सिस्टर गो इंट्रोगेशन में मदद कर रही है। मुझे लगता है जल्दी ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उसे पता है वो इसे अच्छे से हैंडल कर सकता है। और बाई लुयान और मैं अपने कमरे की ओर ऊपर जाने की तैयारी की। इस समय बाई योक्सी और जियांग ने नीचे की घटना के बारे में सुना और नीचे जाकर देखना चाहते थे। एलिवेटर के दरवाजे खुले और उन्होंने मुझे और बाई लुयान को देखा। बाई लुयान ने नीचे की स्थिति के बारे में बताया। फिर सब रिलैक्स हो गए। अचानक बाई योक्सी ने हैरानी में चिल्लाया, दबाओ ब्रदर चेन, तेरे कपड़ों पर खून क्यों है? और सबकी नजर मुझ पर टिकी हुई थी। तो मैं बताने वाला था कि खून मेरा नहीं है। तभी बाई लुयान ने मुझे जल्दी से कमरे की ओर खींच लिया। तो बाई लुयान ने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और खुद ही चेक किया। दरवाजे पर मेरी बहन नहीं गई थी, क्योंकि वो मेरी हालत को लेकर फिक्र में थी। बाई लुयान और मुझे बाहर आते देखकर जियांग वानू ने जल्दी से पूछा, कैसा है? मैं बेबस होकर बोला, सिस्टर फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। वो खून मेरा नहीं है, शायद अभी गलती से मेरे ऊपर लग गया। अच्छा है, ऐसी चीज यहाँ हुई है तो हमें जल्दी वापस जाना चाहिए। तो सबने चर्चा की और सोचा कि ये संभव है, इसलिए उन्होंने सामान पैक करके तुरंत निकल पड़े। गुशु और जियांग वानकिंग हॉट स्प्रिंग हेट में रहकर बाद की चीजों को संभालने में मदद कर रहे थे। जीसी किंग परिवार बहुत ताकतवर और प्रभावशाली है, और साथ ही गुशिवई तृतीय पीढ़ी का मिलिट्री मेंबर है। इन्हीं दो पागल लोगों की पहचान पता करना इन्वेस्टिगेशन से बहुत आसान था। हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में आए वो दो फ्रूट नाइफ वाले पागल माँ बेटी की जोड़ी थे। उनकी फैमिली कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। बेटी के जैविक पापा ने बचा हुआ सारा मनी ले लिया और भाग गया। तो उन दोनों की हालत बहुत ही डेजर्टेड थी, तो उनका माइंडसेट भी पूरी तरह ट्विस्ट हो गया। फिर उन्हें पता चला कि मनी लेकर भागने वाला आदमी असल में नहीं गया, बल्कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ चला गया, जिसे चिंग फैमिली के हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट तक। इसीलिए ये माँ बेटी ने डिस्गाइज होकर रिसोर्ट में इन्फिल्ट्रेट किया। पहली वुमन जिसे हिट किया गया वही मिस्ट्रेस थी। उस वुमन को सीरियसली इंजरी करने के बाद माँ बेटी अचानक पागल हो गई और रिसोर्ट के गेस्ट्स को बिन सोचे समझे अटैक करने लगी। ये मैलिशियस इवेंट ने जीसी को काफी लॉस करवा दिया। तो किंग्स हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट जीसी चिंग को लगा कि रिसोर्ट पे खून का स्टेन होना बहुत अनलकी है। ध्यान से सोचने के बाद उसने रिसोर्ट बंद कर दिया। ये खनकर मैं फिर से एक बार आ भर ली। मैं रिच लोगों की वर्ल्ड को समझ नहीं पाता जब मैं कारण परिणाम देखता हूँ। मैं सोफा बै लुयान के साथ बैठा था। बै लुयान मेरी लैप पर लेटी हुई थी। मैं लुयान को देखकर पूछा, अबे लुयान, अगर मैं तुम्हें कुछ गलत करूँ तो तुम मुझे कैसे ट्रीट करोगी? और जब बै लुयान ऊपर देखी तो उसके मुंह के कोने में हल्की स्माइल आ गई। तो तुम जानना चाहती हो? मैं तो स्टन हो गया और मजबूरन स्माइल कर दिया। अचानक मैं अब और कुछ भी जानना नहीं चाहता। अगर मैं नहीं जानूं तो बेहतर रहेगा। मेरी अंतःप्रेरणा को थोड़ा डेंजर फील हुआ तो मैं भागना चाहता था, लेकिन बाई लुयान ने मेरी कमर को कस के पकड़ लिया और मैं तुरंत ही हिम्मत खो बैठा। तो मैं जल्दी से अपनी गलती कबूल कर दिया।
सॉरी यार, मुझे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। तो बाई लुओ यान ने एक हल्की हंसी निकाल दी। क्या जियांग चेन को अपने किए से डर लगता है? तो मैं हंसा और चिढ़ाया, हाँ यार, मैं डरता हूँ कि तू मुझे जिंदा जिंदा स्किन कर देगा। बाई यान बैठ गई तो मेरे सामने खड़ी होकर उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा घेर लिया। तो मैं तुम्हें जिंदा स्किन नहीं करूंगा, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खा जाऊंगा। तो तुम्हें कैसे खाऊंगा वो मेरे ऊपर ही रहेगा। तो मैं हाथ बढ़ाकर बाई लुओ यान का मुंह ढक दिया। तो बाई लुओ यान ने हाथ बढ़ाया और नरमी से मेरा चेहरा सहला। उसकी नरम आवाज में बोला, चेन, मैं तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर बाई लुयान ने सिर नीचे किया और धीरे से मेरे होठों पर चुंबन किया। तो मैं भी बाई लुयान को जवाब देना शुरू किया। मेरे जवाब को सुनकर बाई लुयान के होठों के कोने हल्के से उठ गए। एक चुंबन के बाद बाई लुयान ने अपना माथा मेरे माथे से लगा दिया। जियांग चेन, मैं तुझसे बहुत पसंद करता हूँ। मैंने 2 बार अजीब तरह से खांसी की। अब देर हो गई है, तुम्हें होम जाना चाहिए। बाई लुयान ने गहरी नजर से मुझे का नोट किया। फिर वो घर अहमद चला जाएगा। मैं खुद उसे दरवाजे तक ले गया। स्पष्ट लुयान मेरे ठीक सामने रहती थी, फिर भी मैं उसे जाने देने में झिझक रहा। और जब उसने देखा कि मैं उसका हाथ लगातार पकड़ रहा हूँ और छोड़ नहीं रहा, बाई लुयान मुस्कुरा पड़ी। वो अपनी एड़ी पर खड़ी होकर मेरे गाल पर चुंबन किया और खुशहाल स्माइल दे गई। मैं गुड नाइट मैं उसे छोड़ने में झिझक रहा। गुड नाइट बाई लुयान हॉलवे की ओर चल पड़ी। अगले दिन मैं उत्साह से नीचे गया, हर परिवार के सदस्य को ग्रीट किया। वो सबने मेरी चेयरफुल मूड नोटिस कर ली और पूछे, लिटिल चेन, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या आज कोई स्पेशल डे है? तो मैं बोल भी नहीं पाया। तभी साइड से जियांग वानरू की उदास आवाज आई, आज लिटिल चेन फुगी ग्रुप में इंटरव्यू देने जा रहा है। जैसे ही जियांग वानरू ने कहा, डैड को याद आया, क्योंकि मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता था। मैंने सामान्य प्रोसीजर के तहत फुगी ग्रुप में इंटरव्यू दिया। मैंने अपना रिज्यूमे सबमिट किया। अप्रूव होने के बाद मैं कंपनी में इंटरव्यू देने गया और जियांग फैमिली के यंग मास्टर की पहचान छुपाने के लिए जानबूझकर रेगुलर सूट पहना। मैं जो पूरा आउटफिट पहन रहा था उसकी कीमत 500 युआन से कम थी। अब मैं अपनी मौजूदा लुक से बहुत खुश था। मैं खुशी खुशी वो सस्ता सूट पहन लिया। मैं अपने परिवार के सामने स्पिन मारते हुए दिखा रहा था। पूरा परिवार मेरी आउटफिट को अनकहे एक्सप्रेशन से देख रहा था। तो उन्हें कभी नहीं लगा था कि इतना सस्ता कपड़ों का सेट जियांग परिवार के घर में आएगा। माँ बोलने ही वाली थी, पर जब उसने मेरी खुश एक्सप्रेशन देखी तो चुपचाप शब्द निकल गई। तो बहुत बढ़िया है, अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो। मैंने परिवार के ड्राइवर को कहा कि मुझे ऐसी जगह ले जाए जहां टैक्सी पकड़ना आसान हो। फिर मैं खुद टैक्सी ले ली। मैं समय पर फुग ग्रुप की बिल्डिंग पर पहुंचा और मैं शानदार कंपनी बिल्डिंग को देख रहा था और अचानक फाइटिंग स्पिरिट की लहर महसूस हुई। अब फुग ग्रुप उन ग्रुप्स में से एक है जो सिटी ए में लीड कर रहा है। बहुत लोग इसमें घुसने के लिए कुछ भी कर देंगे, पर मैं अभी भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके बाई लुयान की कंपनी में घुस रहा हूँ। बाकी इंटरव्यू वालों की तरह फुग ग्रुप की बिल्डिंग में लिफ्ट लेकर 6ठी मंजिल तक गया कि इंटरव्यू लेने वाली असिस्टेंट पहले से वहीं इंतजार कर रही थी। असिस्टेंट की आंखें तेजी से स्कैन कर रही थी। इंटरव्यू वाल का ग्रुप मेरे ऊपर एक सेकंड और रुक गया। उसी के अलावा असिस्टेंट ने 2 और लोगों को भी देखा। एक बहुत स्टाइलिश कपड़े में था, दूसरा मेरे जैसा साधारण काले सूट में था। जब सब आ गए, असिस्टेंट ने कहा, सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो। जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम इंटरव्यू ऑफिस में घुस जाओगे। सभी इंटरव्यू वाले असिस्टेंट के पास अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लेने गए। मैं वही 2 लड़कों के बीच खड़ा था जिनको असिस्टेंट ने पहले थोड़ा ज्यादा देख लिया था। आगे वाला जवान बहुत पोलाइट दिख रहा था और उसका ब्लैक सूट मेरे जैसा ही स्टाइल का था। उसने मुझे एक शर्माई हुई स्माइल दी। मैंने उसे वापस स्माइल किया। अचानक पीछे से एक तंज आया तो वो आदमी तुरंत बाद कंटेम्प्ट से बोला, तो तुम लोग जानते हो इस छोटा ग्रुप कितना बड़ा है और तुम लोग इंटरव्यू के लिए थोड़ा भी ड्रेस अप नहीं जानते। 1-2 कंट्री बम्पकिंस, दूसरा जॉन और मैं एक साथ घुमा के उसकी तरफ देखे। मेरे पीछे वाला आदमी हल्के रंग का सूट पहने था और उसके बाल स्टाइल्ड थे। वो फ्लैशी ड्रेस में था। अगर तुम जानते तो समझते कि वो यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है। अगर नहीं जानते तो सोचते कि वो एक गिगोलो है जो क्लाइंट्स ढूंढ रहा है। तो मैंने उस आदमी को इग्नोर किया और अपनी लाइन में वापस नंबर का इंतजार करने लगा। मेरे जैसा ड्रेस वाला आदमी अपना सिर पीछे घुमा के नीचे कर दिया। पहले से बहुत कम कॉन्फिडेंट लग रहा था। मोर ने देखा कि हम में से कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अब वो बोर हो गया और बात करना बंद कर दिया। मैंने अपने हाथ में रजिस्ट्रेशन नंबर देखा। 18। बहुत जल्दी नहीं, बहुत देर भी नहीं, ठीक है। तो मैंने अपना नंबर लेके साइड में बैठ गया, इंटरव्यूअर के कॉल का इंतजार करते हुए। मेरे जैसा कपड़े वाला बैंडू पास आया। हेलो, मेरा नाम सोंग जाओ है, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाऊं? मैं ऊपर देखा। जरूर, बैठ ले। सोंग जाओ ने हंसी के साथ मुस्कुराया और शर्माते हुए मेरे बगल में बैठ गया। पहले वाले मोर की बात करें तो वो भी हमारे पास बैठ गया। मोर का नंबर काफी जल्दी वाला लग रहा था। जल्द ही उसकी बारी आई। असिस्टेंट ने जोर से बुलाया, जियांग ताओ। तो मैं अनजाने में ऊपर देखा, नहीं सोचा था कि वो मोर मेरा ही सरनेम रखता है। तो सोंग जाओ की बात करें तो जियांग ताओ का नाम सुनते ही उसकी आंखें झपकी। उसने सिर नीचे किया। अभिव्यक्ति साफ नहीं थी।
जियांग शांति से खड़ा हुआ, कपड़े ठीक किए और ऑफिस की ओर चला गया। सोंग जाओ ने जियांग ताओ की पीठ को प्रशंसा भरी नजर से देखा। उसकी आंखों में अकेलेपन की झलक चमकी और लगा कि उसे कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए मैं आगे बढ़ा और सोंग जाओ के कंधे पर हल्का थपथ पाया। तू सोंग जाओ ने, मैं जियांग चेन हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यूअर की वैल्यू, तू पक्के तौर पर इंटरव्यू पास कर लेगा। ये सुनकर सोंग जाओ ने फिर से सिर नीचे किया। तुम्हें कुछ भी नकारात्मक कहने से पहले मैं फिर से बोल पड़ा, कॉन्फिडेंट रहो, चेस्ट बाहर रखो, सिर उठाओ, तुम कर सकते हो। मेरी आंखों में हौसला देखकर सोंग श्याओ के होंठ हल्के से मुस्कुराए। वो मुस्कुराया, धन्यवाद जियांग चेन। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद जियांग ताओ घमंड से बाहर निकला, तो जब वो हमारे पास से गुजरा तो जानबूझकर मेरी तरफ देखा। अब फिर वो जल्दी से वाटर डिस्पेंसर की तरफ दौड़ा। ज्यादा देर नहीं हुई, जियांग ताओ एक कप गर्म पानी लेके आया, तो जब वो मेरे पास से गुजरा तो पानी का कप सीधे मेरे कोड़ों पर गिर गया। जियांग ताओ तुरंत ही फ्लस्टर्ड दिखते हुए बोला, सॉरी, मेरा हाथ स्लिप हो गया, तो तुम मुझ पे दोष नहीं दे रहना। मैंने जियांग ताओ को देखा और उसकी आंखों में घमंड साफ दिखा और मैं खड़ा हुआ और जियांग के हाथ से बचा हुआ आधा कप पानी झट ले लिया और सीधा उसके सिर पर डाल दिया। मैं उसकी दयनीय हालत को देखकर मुस्कुराया। बिल्कुल, मैं तुझे बख्श नहीं रहा, क्योंकि मैं हमेशा तुरंत रिवेंज ले लेता हूँ और मेरा हाथ स्लिप हो गया अभी भी, तो तुम भी मुझ पे बख्श नहीं करोगे, है ना? जियांग ताओ एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर गाली निकाल दी कि उसने मुझको घृणा से देखा। और तुम पागल हो क्या? अगर लुक से मारना मुमकिन होता तो डर है कि अब तक वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देता। वो डिस्पोजेबल पेपर कप खाली था। मैं शांति से उसे फेंक दिया, फिर मैं उसकी ओर एक झलक मार ली। जैसे को तैसा मैंने ये तुमसे सीखा। जियांग ताओ ने मुझ पर भारी गजब से नजर मारी। उसने मुझ पर मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। असिस्टेंट ने हंगामा सुना और जल्दी आया, तो जब उसने देखा कि मैं और जियांग ताओ ही गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसका चेहरा थोड़ा जटिल हो गया और उसने पूछा, क्या हुआ? तो जियांग ताओ के बोलते ही पहले मैंने शांति से कहा, तेरे कपड़े भीगे हुए हैं, क्या तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है? जियांग ताओ का चेहरा काला हो गया, तो उसने मुझसे बहस करने की कोशिश छोड़ दी और सीधे रेस्टोरेंट भागा। तो मैं मुस्कुराया और असिस्टेंट की ओर मुड़ गया। इंटरव्यू में बाधा डालने के लिए सॉरी। असिस्टेंट भी थोड़ा हैरान था। उसने मुझे खाली देख लिया। कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ा और सावधान रहो तुम भी। ये बात करने के बाद असिस्टेंट चला गया। मैं शांति से बैठा और देखा कि सोंग झाओ मुझे प्रशंसा भरी नजर से देख रहा है। तुम वाकई में जबरदस्त हो। मैं एक पल के लिए स्टंट हो गया, फिर मुस्कुरा दिया। सोंग झाओ, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अगर तुम बहुत कमजोर हो तो लोग बस फायदा उठाएंगे और तुम्हें और ज्यादा बुली करेंगे। तो सिर्फ तब जब तुम खुद टफ हो तभी लोग तुम्हें नीचे नहीं देख पाएंगे। सोंग झाओ ने ये बात सोची और सोच समझ सिर हिलाया। मैं समझ गया, वैसे तेरी शर्ट भीगी हुई है, क्या तू इसे सुखाने चलना चाहता है? मेरी शर्ट पर एक बड़ी भीगी हुई डब्बा था। वाकई इसे सुखाना था, इसलिए मैं अपना सामान लेकर बाथरूम गया, तो वहीं मैं अचानक जियांग ताओ से टकरा गया। जियांग ताओ भी अभी खुद को सुखा रहा था, तो उसे डर था कि मैं फिर से उसे गीला कर दूं, इसलिए उसने और कोई चाल नहीं चलने दी। जियांग ताओ ने मुझको एक ठंडी नजर से देखा, ठंडे अंदाज में स्नॉट किया और बाहर निकल गया। और मैं बाथरूम में गया और लाया हुआ सफेद शर्ट पहन लिया। अनपेक्षित स्थितियों से निपटने के लिए मैंने खास तौर पर एक स्पेयर वर्क कपड़ों का सेट तैयार किया था। पता चला कि मेरी तैयारी बेकार नहीं रही और शर्ट बदलने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आया और सोंग श्याओ ने तुम्हारी ओर थोड़ा हैरान होते हुए देखा। तो तुमने तो एक स्पेयर कपड़ों का सेट भी तैयार किया था, क्या तुमने सोचा था कि कोई ऐसा करेगा? इसी वक्त सोंग श्याओ अनजाने में झांग ताओ की ओर नजर मारता है। उसके स्नॉट करके हटते देख उसने हिम्मत करके अपना बाकी वाक्य पूरा किया, कोई ऐसा तेरे लिए ट्रबल बनाएगा? मैं सिर हिलाया। तो मेरी बस एक आदत है, कई प्लान पहले से तैयार रख, सावधान रहना अच्छा है। सोंग झाओ ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। हाँ, तू सही कह रहा है, मैं तो इसको लेकर नहीं सोचा था। बहुत जल्दी असिस्टेंट ने सोंग झाओ का नाम पुकारा। मैंने उसे एक चीयर्स वाला इशारा किया। गुड लक। सोंग झाओ ने मेरा धन्यवाद किया। थैंक्स जियांग चेन। अब वह खड़ा हुआ और ऑफिस की तरफ चला गया। बहुत जल्दी सोंग झाओ वापस आया। वह ठीक नहीं लग रहा था। वो मेरे बगल में बैठ गया, थोड़ा निराश दिख रहा था। मैं हिचकिचाते हुए सोंग झाओ से पूछा, क्या प्रॉब्लम है? सोंग झाओ ने मुझको देखा है भर ली। मुझे नहीं लगता मैं बहुत अच्छा किया। मुझे नहीं पता था सोंग झाओ ने कहाँ गड़बड़ की, तो मैं बस कुछ हल्के फुल्के कंसोलिंग शब्द ही कह पाया। सोंग झाओ सिर नीचे रखे रहा और कुछ नहीं बोला। उसी वक्त असिस्टेंट ने मेरा नाम पुकारा। ये सुनकर मैं खड़ा हुआ, लेकिन सोंग झाओ को एक चिंतित नजर से देखा। सोंग झाओ ने ऊपर देखा और झट से मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, तुम अपना बेस्ट करो। मैंने उसे सिर हिलाया। तुम भी ज्यादा ओवरथिंक मत करो। ऐसा कहने के बाद मैं ऑफिस में चला गया। सोंग झाओ ने देखा कि जियांग ताओ की नजर मुझे घूर रही थी, तो मैं ऑफिस में घुसा और शांति से बैठ गया। इंटरव्यूअर ने मेरा रिज्यूमे हाथ में लिया। कई इंटरव्यूअर्स ने उसे देखा और बहुत संतुष्ट हो गए। तुम्हारा जियांग चेन। मैं सिर हिलाया। हम इंटरव्यूअर ने कहा, हमने तुम्हारा रिज्यूमे देख लिया है, तुम्हारी प्रोफाइल के सभी पहलू शानदार हैं। मैंने उसे शालीनता से धन्यवाद दिया। धन्यवाद। इंटरव्यूअर ने पूछना जारी रखा, तो कृपया संक्षेप में बताओ, तुम हमारे बीए ग्रुप में क्यों शामिल होना चाहते हो? मैंने शांति से जवाब दिया,
बीआई ग्रुप इंटरव्यूअर्स ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। मेरी बात खत्म करने के बाद कई इंटरव्यूअर्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया जवाब, कृपया बाहर जाओ और रिजल्ट का इंतजार करो। तो मैंने जल्दी से उनका धन्यवाद किया। हाँ धन्यवाद। इंटरव्यूअर्स बात करने के बाद मैं खड़ा हुआ, उन्हें प्रणाम किया, फिर बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। मैं सोंग झाओ के साइड पर फिर से लौट आया। सोंग झाओ ने देखा कि मैं रिलैक्स दिख रहा हूँ और समझ गया कि मैं जरूर बहुत बढ़िया किया होगा। चेन, तेरे साथ कैसे गया? मैंने उसकी ओर मुस्कुराया। मुझे लगता है सब ठीक ठाक रहा। सोंग झाओ ने भी मेरी ओर मुस्कुराया। ऐसा है क्या? तो फिर मैं पहले से ही बधाई दे दूं। मैंने सिर हिलाया। रिजल्ट आने से पहले कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट का इंतजार करना बेहतर है। सोंग झाओ ने मेरी ओर एक नजर डाली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम सही हो। इंटरव्यू वाले एक करके अंदर गए, फिर एक एक करके बाहर आए। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिक्रूटर्स आधे घंटे से ज्यादा टाइम तक चर्चा करते रहे। वो पूरी तरह से दंग था। मैंने धीरे धीरे उसकी कंधे पर थपथ पा दिया। नौकरी मिलने पे बधाई हो। सोंग झाओ अभी भी हैरान दिख रहा था। क्या मैं वाकई हायर हो गया? सच में हायर हो गया? उसकी बात सुनकर जियांग ताओ ने तिरस्कार भरी हंसी उड़ाई। अज्ञान देहाती। जियांग ताओ की तंज के सामने सोंग शाओ ने इसे दिल नहीं लगाया। अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे बाइक ग्रुप ने हायर कर लिया है। अब मैं हंसते हुए बोला, अब से हम कॉलिग्स हैं, तो तेरे साथ काम करने का इंतजार है यार। उस सोंग शाओ ने जल्दी से सिर हिलाया। बड़ा उत्साहित दिख रहा था। सीईओ का ऑफिस 18वीं मंजिल पर बाई लुयान कंपनी के काम संभाल रही थी। इसी वक्त असिस्टेंट शियाओ ली अंदर आई और दस्तावेजों की ढेर बाई प्रेसिडेंट के बगल में रख दी। ये वही दस्तावेज हैं जिन पर तेरा सिग्नेचर चाहिए। बाई लुयान ने ऊपर नहीं देखा। बस इन्हें वहीं छोड़ दे। शियाओ ली ने दस्तावेज रखे और निकलने वाली थी। बाई लुयान ने अचानक उसे वापस बुलाया। पहले जो काम मैं तुझे दिया था, नीचे वाले लोगों को बता दिया। शियाओ ली एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर तुरंत सिर हिलाया। सब सेट हो गया है। HR डिपार्टमेंट तेरी मर्जी के हिसाब से काम करेगा। बाई लुयान ने हाथ हिलाया, निकलने का सिग्नल दिया। शियाओ ली ऑफिस से निकल गई। उसी डिपार्टमेंट का एक कॉलीग आया। अरे शियाओ ली, प्रेसिडेंट बाई ने तुझसे क्या कहा? तो शियाओ ली ने एक झटके से देखा और कुल्ली कहा, अतु प्रेसिडेंट बाई की पर्सनालिटी भूल गया क्या? क्या बेवकूफी पूछ रहा है तू? वो आदमी डिप्रेस होकर पीछे हट गया और आगे के कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी जिज्ञासा दबी नहीं रही। उसने आज सुबह बिल्कुल देखा कि शियाओ ली HR डिपार्टमेंट में घूम आया था। शियाओ ली अपने वर्क स्टेशन पर वापस आ गया। उसे रोक नहीं सका। बिल्लुओ यान का टास्क याद आने लगा। बाई लुओ यान ने मेरी जानकारी के बिना कंपनी में मुझे छोटा फेवर दिया, पर मेरी पहचान नहीं बताई। उसने बस शियाओ ली को कहा कि HR डिपार्टमेंट को बता दे। काम असाइन करते समय व्यू बढ़िया था और एनवायरनमेंट भी ठीक ठाक था। तब पर जब मेरी बारी आई तो वैसा नहीं रहा। व्यू एकदम घटिया था और वो रेस्टरूम के पास ही था। मुझे लगा कि ये जाओ रोंग वाला जानबूझकर मेरा टारगेट बना रहा है। शायद इसलिए क्योंकि उसने देखा कि मेरा बैकग्राउंड जियांग ताओ जितना टॉप नहीं है। पर मैं अपनी पहचान नहीं खोलने वाला था, इसलिए बस सहना पड़ा। तो मुझे दबाते देख जियांग ताओ को बहुत ही खुशी हुई। वो तुरंत मुड़कर जाओ रोंग वाले की चापलूसी करने लगा। सोंग जाओ को भी नहीं लगा था कि उसे अच्छा स्पॉट मिलेगा। वो पहले सोच रहा था कि मेरा स्पॉट उसका हो जाएगा। तो उसने थोड़ा गिल्ट फीलिंग के साथ मुझसे कहा, चलो वे तेरे साथ सीट स्वैप कर दूं। मैंने उसकी तरफ एक झटके से देखा और सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तू वहीं बैठ जा, इधर भी ठीक है। सोंग जाओ के चेहरे पर कन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन आ गया। मैंने उसकी कंधे पर हल्का थपथपा दिया। सब कुछ रियल फाइन है, ये तो बस एक सीट है। ऑलराइट फिर, क्योंकि आज काम का फर्स्ट डे था। बिजनेस डिपार्टमेंट जबरदस्त व्यस्त था, फिर भी हमारे पास करने को कुछ नहीं था। तो वर्क में होने से 5 मिनट पहले मुझे बाई लुओयांग से एक मैसेज मिला, जिसमें कहा गया कि काम के बाद जल्दी जल्दी होम मत जाओ, बल्कि मेरे साथ साथ होम चलो। तो जैसे ही वर्क खत्म होने का टाइम आया, जियांग ताओ और सोंग झाओ ने पैकिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ कोई जल्दी में नहीं था। अब फिर मैंने रेस्टरूम जाने का एक्सेस बनाया और उनके साथ नीचे नहीं गया। मैं रेस्टरूम में थोड़ी देर टिका रहा, फिर बाहर आया। अब फिर मैं एलिवेटर लेकर नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज तक गया। बाई लुयान पहले ही वहाँ मेरा इंतजार कर रही थी। मैं पूरी रात चोर की तरह चल रहा था, एलिवेटर से चुपके से बाहर निकल रहा। मैं बाई लुयान की कार की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं पास आया, ड्राइवर ने बैक डोर खोल दिया। मैं जल्दी जल्दी कार में कूद गया। बहुत फास्ट कार पार्किंग लॉट से निकल गई। जैसे ही मैं अंदर गया, बाई लू ओयन मेरे बाहों में सिमट गई। उसके गर्म होठ मेरे गाल पर दबे। तेरा पहला वर्क डे कैसा रहा? मैं उसकी तरफ देखकर एक पल में सोचा, बहुत अच्छा। पहला दिन बहुत रिलैक्सिंग था। बाई लू ओयन ने पूछा, क्यों न दूसरे कम डिमांडिंग डिपार्टमेंट्स में चले? मैंने उसकी पुटिंग वाली चेहरा रगड़ दिया। असल में बिजनेस डिपार्टमेंट काफी बढ़िया है। उसने भी कहा कि वो मेरे लिए सेलिब्रेट करना चाहती है। और चलो घर चलते हैं। बाई लोएन को मेरे अगर चलो सुनना बहुत पसंद है, इससे उसे अपनापन महसूस होता है। ठीक, चलो घर चलते हैं। घर पहुंचते ही मैं नीचे खाने जाने से पहले अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लिया। वो बाई लुयान मेरे साथ अंदर आती देख जियांग वानरू का एक्सप्रेशन ठीक नहीं था। तो पर माँ वहाँ होने की वजह से वह अपनी नाखुशी नहीं दिखा पाई। और मैं नीचे गया और माँ के बगल में बैठने के लिए दौड़ता हुआ गया। तो माँ मुस्कुराई और पूछी, जियांग चेन,
तुम्हारा पहला वर्क डे कैसा रहा? तो मैं सिलाया और मुस्कुराया, हाँ बहुत बढ़िया था। लुयान की कंपनी बहुत बड़ी है और मेरा इंटरव्यू बहुत स्मूथ चला। मैंने 2 नए कोलिग्स से भी मिल रखा। काम में सब ठीक चल रहा है सुनकर माँ बहुत खुश हुई। बाई लुयान। लुयान को देखा, अब से कंपनी में जियांग चेन का ख्याल रखना।